अस्सलाम वालेकुम बच्चों एंड वेलकम बैक। आज का जो सेशन है दैट इज एनालिसिस सेशन, जिसमें आप लोगों ने जो पेपर्स मुझे सेंड किए उसका एनालिसिस करेंगे वन बाय वन। और इसका जो पर्पस है वो यही है कि सारे बच्चों के जो आंसर्स हैं वो हमारे सामने हों और उनको हम लोग देखें कि क्या गलतियां होती हैं जो स्टूडेंट्स करते हैं और पेपर आपको किस तरह से अटेम्प्ट करना चाहिए। अब इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपने सिर्फ ये नहीं है कि जब आपका पेपर आए तो आप उस वक्त गौर से मेरी बात सुने और जब किसी और का पेपर डिस्कस हो रहा हो तो आप उसको बिल्कुल इग्नोर करें। आपने जितने भी पेपर्स का एनालिसिस होगा क्लास में, मैं बहुत वैसे ऑलरेडी आप लोगों के साथ पेपर्स शेयर कर किए जा चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं क्लास के अंदर एनालिसिस करूंगा ताकि आप सबको जो जनरल मिस्टेक्स होती हैं स्टूडेंट्स की, उनका आपको पता चल जाए और आपको थोड़ी सी क्लैरिटी आ जाए कि आपने जो कॉम्प्रिहेंशन वाला क्वेश्चन है उसको आपने किस तरह से अटेम्प्ट करना है। ठीक है। तो 12th ग्रेड का एक बच्चा, सिर्फ एक ही, मतलब फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का पूरा जो लूप था उसमें से सिर्फ एक बच्चा था जिसने कंट्रोल शीट के ऊपर पेपर अटेम्प्ट करके भेजा था। बाकी आप सब ने लूज शीट्स पे किया हुआ था। तो अभी तो चले ठीक है, टाइम भी आप लोगों के पास थोड़ा था, लेकिन नेक्स्ट जितने भी मैं आप लोगों से एनालिसिस करवाऊंगा या जितने भी आप लोगों को मैं टास्क दूंगा, तो वो आपने कोशिश ये करनी है कि आपने उनको जो कंट्रोल शीट्स हैं उसके ऊपर आपने करना है। तो आप अगर दो पेपर, मतलब कंट्रोल शीट्स जो हैं उसके 18 पेजेस हैं, तो अगर आप उसकी दो कॉपीज करवा लेते हैं तो दैट वुड बी इनफ, क्योंकि थ्रू आउट दिस क्रैश कोर्स मैं आप लोगों से कम दो दो प्रैक्टिसेस जो हैं वो जरूर करवाऊंगा हर चीज़ की। ठीक है। तो नेक्स्ट जितने भी, मतलब मैं आपसे पोइट्री वाला पोर्शन करवाऊंगा या आपका जो प्ले या नॉवल वाला क्वेश्चन है या आगे रिपोर्ट राइटिंग है, ऐसे राइटिंग है, पैराग्राफ राइटिंग है, लेटर राइटिंग है, तो वो सब का सब आप लोगों ने कोशिश ये करनी है कि आपने उसको जो कंट्रोल शीट्स हैं उसके ऊपर आपने उसको अटेम्प्ट करना है ताकि वो एक उसमें ना क्लैरिटी ज़्यादा आती है कि आपने पेपर को किस तरह से अटेम्प्ट किया हुआ है। तो चलें जी, पहला पेपर हम लोग ओपन करते हैं, जो फर्स्ट ईयर का पेपर था वो। तो अब इसमें ये वाला जो पेपर है, ठीक है, फर्स्ट ईयर, क्योंकि आप लोग फर्स्ट ईयर के बच्चे थे और एक ही आपको पेपर मिला था, तो फ्रीडम चैज्म ऑफ डिस्ट्रक्शन। अब इसका जो टाइटल है, टाइटल के अंदर ही मसला है। तो देखें, सबसे पहले तो बात यह है कि आपको टाइटल देने की ज़रूरत नहीं है। टाइटल एक ऑप्शनल चीज़ है। अगर आप उसको देते हैं तो उसका आपको एक एडेड बेनिफिट मिलता है, कि उससे एग्जामिनर को ज़्यादा क्लैरिटी आती है आपके आंसर के मुतालिक। लेकिन अगर आप जब टाइटल टाइटल दे रहे हैं तो टाइटल आपका क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। ठीक है। अब फ्रीडम, फिर उसके बाद आप यहाँ पे कॉलन डालें, फ्रीडम अ चैज्म ऑफ डिस्ट्रक्शन, तो अब आपका जो टाइटल है वो ठीक होता है। राइट। अब इस बच्चे ने क्या किया हुआ है, इस बच्चे ने यही वाला जो टाइटल है उसको फिर नीचे जाके समरी के अंदर भी रिपीट किया हुआ है। अभी आप इसका समरी का देखें तो समरी का भी इसने यही टाइटल दिया हुआ है, किसी और बच्चे ने दिया हुआ था, इसने नहीं दिया हुआ। बहरहाल यही टाइटल इसने कहीं और भी रिपीट किया हुआ है। तो द इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि आपको चीज़ें, मुझे बहुत ज़्यादा रेपिटेशन नज़र आई है आपके जो आंसर्स थे उसके अंदर। पूरी की पूरी लाइंस आप एक आंसर के अंदर, कल मैं आपको ये चीज़ बता रहा था कि आपने एक तो पैसेज में से आपने चीज़ें रिपीट नहीं करनी, दूसरा जब आप आंसर्स लिख रहे हैं तो आंसर्स के अंदर भी आपने अपने जो एक्सप्रेशंस हैं या जो अपनी लाइंस हैं उनको आपने रिपीट नहीं करना, वही वही लाइंस बार बार आपने यूज़ नहीं करनी। अच्छा, व्हेन स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे डब्ल्यू बड़ा होना चाहिए बिकॉज यू आर स्टार्टिंग द लाइन, तो आपका फर्स्ट लेटर जो है वो बड़ा होना चाहिए। व्हेन स्टूडेंट्स पास द स्कूल दे एक्सपीरियंस द न्यू फ्रंटियर ऑफ फ्रीडम। ठीक है। अब इसमें द न्यू फ्रंटियर ऑफ फ्रीडम ये बेसिकली क्या है, ये एक फ्रेज है जो कि आप पैसेज के अंदर से कॉपी कर रहे हैं। तो कोशिश ये करें कि आप जो पैसेज के अंदर जो फ्रेजेस हैं उनको आप कॉपी ना करें, उनको आप अपने अल्फाज में लिखें, क्योंकि इससे ये एक्सप्रेशन जाता है कि जैसे आप पैसेज के अंदर से चीज़ें जो हैं उनको रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, आप अपना आंसर जो है वो आप फ्रेम नहीं कर रहे हैं। ठीक है। एक्सपीरियंस द न्यू फ्रंटियर ऑफ फ्रीडम, न्यू फ्रंटियर ऑफ फ्रीडम ऑफ द कंट्रोल स्कूल एनवायरनमेंट एंड पेरेंटल गाइडेंस। अब ये एक बड़ा एक तरह से कह लें कि एम्बिगुअस किस्म का स्ट्रक्चर है। इस तरह का स्ट्रक्चर कभी भी आपको अच्छे नंबर जो है वो नहीं देके देता। अच्छा, बट एट द सेम टाइम दे ऑल्सो फील द प्रेशर ऑफ पेरेंटल एक्सपेक्टेशन। अच्छा, अब इसमें देखें ना, पेरेंटल गाइडेंस, यहाँ पे आप ये कहें ना कि दे न्यू फ्रंटियर ऑफ फ्रीडम ऑफ द कंट्रोल स्कूल। अब ये इसमें कोई समझ नहीं आ रही कि ये क्या, मतलब क्या वो जो उनका न्यू फ्रंटियर होता है वो कंट्रोल स्कूल एनवायरनमेंट का फ्रीडम होता है। आप यहाँ पे ये कहना कि व्हेन स्टूडेंट्स पास अ स्कूल दे एक्सपीरियंस अ न्यू फ्रंटियर ऑफ फ्रीडम अवे फ्रॉम द कंट्रोल्ड स्कूल एनवायरनमेंट एंड पेरेंटल गाइडेंस, तो फिर आपका जो जो सेंटेंस है वो एक
लॉजिकल सेंस आपको क्रिएट करके देता है। अच्छा, बट एट द सेम टाइम दे ऑल्सो, हाँ फिर ये ठीक हो जाएगा कि एट द सेम टाइम दे ऑल्सो फील द प्रेशर ऑफ पेरेंटल एक्सपेक्टेशन एंड एकेडमिक स्ट्रेस विच लीड्स टू ड्रग एडिक्शन। अब इसमें टोटल अगर देखा जाए तो सिर्फ 2 सेंटेंसेज हैं, तो 2 सेंटेंसेज का जो आंसर है दैट इज नेवर इनफ। 2 सेंटेंसेज का आंसर जो है वो कभी भी इनफ नहीं होता। यू शुड एटलीस्ट मेक 3 to 4 सेंटेंसेज, क्योंकि जब आप 3 से 4 सेंटेंसेज बनाते हैं तो फिर क्या होता है कि आपके 3 से 4 सेंटेंसेज हैं, सो इट मीन्स कि आप 3 से 4 डिफरेंट आइडियाज जो हैं वो कंस्ट्रक्ट कर रहे होते हैं। तो जब आप 3 4 डिफरेंट आइडियाज कंस्ट्रक्ट करते हैं फिर ही आपका आंसर जो है वो इतना सब्सटेंशियल बनता है कि वो आपको अच्छा स्कोर जो है वो लेके दे, राइट। अच्छा, उसके बाद अलोंग विद द एक्साइटमेंट ऑफ फ्रीडम स्टूडेंट्स आल्सो फेस स्ट्रेस एंड प्रेशर ऑफ पेरेंटल एक्सपेक्टेशन। पेरेंटल अब यहाँ पे ये सेंटेंस खत्म हो जाना चाहिए। उसके बाद आप इसमें जो 2 चीजें आपने कही हैं कि दे फेस स्ट्रेस, अच्छा, एंड किस चीज का स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस एंड प्रेशर ऑफ पेरेंटल एक्सपेक्टेशन। अब इस चीज को फर्दर आप फिर एक्सप्लेन करें एक नया सेंटेंस की सूरत में, ठीक है। यहाँ पे आप कहें फॉर एग्जांपल दे आर आस्क्ड, दे आर एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म वेल इन स्टडीज एंड दे आर सपोज टू बी द बेस्ट इन द चोजन फील्ड। तो फिर आपका सेंटेंस कंप्लीट होता है। अब ये जो है ना इनको हम बोलते हैं गार्डन पाथ सेंटेंसेस। गार्डन पाथ सेंटेंस कौन सा होता है? गार्डन पाथ सेंटेंस एक ऐसा सेंटेंस होता है जिसका कोई सर पैर नहीं होता। जो आप शुरू करते हैं तो कभी इधर सेंटेंस जा रहा है कभी उधर जा रहा है, बस वो उसको आप ना ऐसे लपेटी जा रहे हैं। तो आपने बेटा इस तरह नहीं करना, आपने जो कॉन्सेप्ट है उसको आपने छोटे छोटे सेंटेंसेस के अंदर आपने उसको ब्रेक करना है। सर वी कैन नॉट स्टार्ट अ सेंटेंस विद बट। नहीं, बट से आप कैसे सेंटेंस स्टार्ट कर सकते हैं? बट से कभी भी आप सेंटेंस स्टार्ट नहीं कर सकते। बट तो एक कोऑर्डिनेटिंग सबऑर्डिनेट एक कंजंक्शन है, ठीक है। तो आप कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से कैसे आप एक सेंटेंस स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो उस सूरत में आप स्टार्ट कर सकते हैं जब उससे पहले कोई सेंटेंस मौजूद हो, ठीक है। कभी भी आप अपना जो एक्सप्रेशन है उसको आप, या अपना जो आंसर है उसको आप बट से स्टार्ट नहीं कर सकते। हाँ, आप ये कर सकते हैं कि एक सेंटेंस है उसके बाद आपने फुल स्टॉप लगा के उसके बाद फिर आप बट लेके और फिर उसके बाद अपनी बात को आगे लेके बढ़ना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं। अच्छा, अब ये किस तरह होना चाहिए? अलॉन्ग विद एक्साइटमेंट ऑफ फ्रीडम स्टूडेंट्स आल्सो फेस स्ट्रेस एंड प्रेशर ऑफ पेरेंटल एक्सपेक्टेशन, फुल स्टॉप। अच्छा, फॉर एग्जांपल they are expected to perform well in studies and they are supposed to be the best in the chosen field। फिर आपका ये सेंटेंस क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद आना चाहिए इन एडिशन टू दैट, ट्रांजिशनल डिवाइसेस का आप यूज नहीं करते। इन एडिशन टू दैट दे फेस द प्रेशर, they feel the pressure of working hard and they have to they have to study all night to meet the academic pressure। अभी इसमें देखें ना, they face the pressure और उसके बाद to work hard and to study all night, ये बिल्कुल भी एक अजीब सा, एक कमजोर सा सेंटेंस बनता है। तो आपने सेंटेंसेस के अंदर कोशिश ये करनी है कि फ्रेजेस की बजाय आप क्लॉजेस को यूज करें, क्योंकि देखें क्लॉज के अंदर एक एक्शन वर्ब होता है। और लैंग्वेज के अंदर ना जो सबसे ज़्यादा जो चीज़ काउंट होती है, जब हम आगे चल के लैंग्वेज का एनालिसिस करते हैं तो उसमें हम ये चीज़ देखते हैं कि किसी भी लिखने वाले ने अपनी लैंग्वेज के अंदर वर्ब्स कितने यूज़ किए हैं। आपके जो वर्ब्स होते हैं ना वो आपके आंसर को या आपका जो स्टांस होता है उसको एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। तो अब इसमें मुझे जो एक्शन वर्ब्स हैं वो नज़र ही नहीं आ रहे इस सेंटेंस के अंदर। आफ्टर अलोंग द एक्साइटमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स आल्सो फील स्ट्रेस। अब इसमें फेस स्ट्रेस एंड प्रेशर। अब इसमें ये जो एक एक मेन वर्ब जो है ये फेस है इस पूरे सेंटेंस के अंदर, ठीक है। उसके बाद ये क्या है कि दे फेस द प्रेशर, इसके अंदर भी फेस है। सो दिस मीन्स कि आपके पूरे आंसर के अंदर जो एक्शन वर्ब है, एक्शन वर्ब कितने हैं? एक्शन वर्ब आपने सिर्फ एक ही यूज किया और उसको आपने 2 दफा रिपीट किया है। मतलब एक्शन वर्ब आपके पास है ही नहीं इस सेंटेंस के अंदर, इस पूरे क्वेश्चन के अंदर। बाकी जो चीजें हैं वो तो ऑप्शनल हैं। बाकी जो सारी की सारी चीजें हैं वो ऑप्शनल हैं। आप उसमें एडवर्ब्स यूज कर रहे हैं, एडजेक्टिव्स यूज कर रहे हैं, लेकिन आपके पास एक्शन वर्ब ही नहीं है। तो इस तरह का आंसर जो है वो कभी भी एक्सेप्टेबल नहीं होता। उसके बाद रोल ऑफ पेरेंट्स एंड टीचर्स। अच्छा, पेरेंट्स एंड टीचर्स शुड नॉट पुट टू मच प्रेशर। अब इसमें टू दूसरा होना चाहिए, दिस वन, टू मच एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ देयर एक्सपेक्टेशंस। अब इसकी बजाय आप वही चीज पुट प्रेशर, फेस प्रेशर, आप यहाँ पे सिंपल ये कहें कि पेरेंट्स एंड टीचर्स should not expect too much from their children, should not expect too much। ये जो आप कह रहे हैं ना should not put too much external pressure, ये बिल्कुल अजीब सा एक्सप्रेशन है। इस तरह के एक्सप्रेशन जो है उसको आप अवॉइड करें।
आप सिंपल एक्शन वर्ब यूज करें, आप कहें कि पेरेंट्स एंड टीचर्स शुड नॉट एक्सपेक्ट टू मच फ्रॉम द स्टूडेंट्स, ठीक है। दे शुड नॉट कंपेयर देयर चिल्ड्रन विद अदर्स, ठीक है, ये सेंटेंस ठीक है। अच्छा देखें ना, दे शुड नॉट कंपेयर, क्योंकि एक्शन वर्ब आ गया ना। अच्छा, दिस प्रेशर ऑन डेवलपिंग माइंड has the potential to affect the nervous system and brain can put youth। अब ये क्या है? अच्छा चलो, ये तो समझ आ गई कि दिस प्रेशर ऑन डेवलपिंग माइंड हैज द पोटेंशियल टू अफेक्ट द नर्वस सिस्टम। यहाँ पे एक सेंटेंस हो गया, उसके बाद अगर आप एंड यूज कर रहे हैं तो एंड के बाद फिर क्या होना चाहिए, एक पूरा, फिर इसका मतलब है कि एक कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज होनी चाहिए ना। लेकिन यहाँ पे कोई क्लॉज नहीं है। एंड ब्रेन कैन प्लेस यूथ एट द ग्रेटर रिस्क फॉर द अब्यूज ऑफ ड्रग्स। ब्रेन कैसे कर सकता है? ब्रेन कैन प्लेस यूथ एट द, तो ये पूरा का पूरा जो फ्रेज है ये क्या है, ये इररिलेवेंट हो जाता है। तो बताने का मकसद ये है कि जब तक आप अपने अपने आंसर जो हैं उनको एक्शन वर्ब्स की सूरत में आप उनको प्रोजेक्ट नहीं करेंगे, तब तक आपका जो आंसर है वो एक स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट डेवलप करने में कामयाब नहीं होगा। अच्छा, फैक्टर्स फॉर ड्रग एडिक्शन, ठीक है। द राइटर एक्सप्लेन टू फैक्टर्स अबाउट ड्रग एडिक्शन होगा, अबाउट ड्रग एडिक्शन इन स्टूडेंट्स। फर्स्ट इज द प्रेशर ऑफ पेरेंटल एक्सपेक्टेशन। आप सिंपल ये कहें कि फर्स्ट, अच्छा फिर उसके बाद आप उसको फर्स्ट की हेडिंग देके उसके बाद कहें कि द द पेरेंटल एक्सपेक्टेशंस। आप सिंपल ये कहें कि द पेरेंटल एक्सपेक्टेशंस एंड, अब यहाँ पे एंड टू वर्क हार्ड एंड टू स्टडी ऑल नाइट टू मीट द एकेडमिक गोल्स। अब ये वही चीज जो यहाँ पे इसने बच्चे ने की थी, वही इसने यहाँ पे क्या करती है, रिपीट करती है। ठीक है, ऊपर कहीं पे जाके इसने ये यूज किया था, यहाँ पे ये इसके अंदर, ठीक है। टू वर्क हार्ड एंड टू स्टडी ऑल नाइट टू मीट द एकेडमिक गोल्स। अब यही चीज एक तो यहाँ पे ये, या तो ना कोई कोई बड़ी बड़ी कोई इंपॉर्टेंट चीज हो तो उसको आप रिपीट कर रहे हैं। एक एक बिल्कुल ही लूज, एक वीक एक्सप्रेशन जो है, उस वीक एक्सप्रेशन को दोबारा आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं। तो दिस काइंड ऑफ एक्सप्रेशंस, दिस काइंड ऑफ आंसर्स, दे विल रियली पुट यू इन अ ट्रबल। तो फिर आप कहेंगे कि मेरे नंबर फिर भी दोबारा से क्यों कम आए हैं। ड्यू टू दिस स्ट्रेस स्टूडेंट स्टार्ट टेकिंग ड्रग, students start taking drugs to escape from this stressful world and to enter in a beautiful world of fantasy। अब ये कोई इसके इसकी कोई सेंस ही नहीं बन रही, ठीक है। स्टूडेंट स्टार्ट टेकिंग ड्रग्स टू escape this stressful world, full stop। they take this, या they depend on the drugs to enter, to live in a world of fantasy, to live in a fantasy world, to live in a fantasy world where there is no stress and tension of कोर्स वर्क, ठीक है, ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज कहें। सिर्फ कोर्स वर्क की वजह से तो वो ड्रग्स नहीं लेते, रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप कहें कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज से भागने के लिए करते हैं। अगेन नॉट अ स्ट्रॉन्ग एक्सप्रेशन। नहीं, आपको इवन अपने देखें आंसर्स को, आंसर्स का जो जो आइडिया है ना, आंसर्स के अंदर जो आप आइडियाज डिस्कस कर रहे हैं, उन आइडियाज को तो आप रिपीट कर सकते हैं, लेकिन आपको वो एग्जैक्ट एक्सप्रेशंस, वो एग्जैक्ट लाइंस, वो एग्जैक्ट वर्डिंग जो है वो आपको रिपीट नहीं करनी होती, बल्कि आपको उसको क्या करना होता है, उसको फर्दर पैराफ्रेज करना होता है, उसको अगेन अपने अल्फाज में आपको लिखना होता है, ठीक है। अच्छा, यस, I totally agree when the writer says that parental expectations also। अच्छा, अब यहाँ पे या तो कहें कि आप expectations कहें तो फिर भी काम ठीक हो जाएगा। अगर आप सिंगुलर है, पेरेंटल एक्सपेक्टेशन सिंगुलर नाउन आप यूज कर रहे हैं, सिंगुलर नाउन, तो फिर आपको आगे क्या करना पड़ेगा, ऑल्सो बिकम्स द कॉज ऑफ ड्रग एडिक्शन बिकॉज इट डेवलप्स, क्योंकि यहाँ पे भी आप डेवलप्स यूज कर रहे हैं, तो फिर यहाँ पे भी क्या होना चाहिए, बिकम्स। तो एक ना सेंटेंस के अंदर जो एक्सप्रेशंस हैं उनके दरमियान एक एग्रीमेंट नजर आना चाहिए, ठीक है। अच्छा, बिकॉज इट डेवलप्स अ प्रेशर ऑन द माइंड्स ऑफ द चिल्ड्रन, ठीक है। इट सिंपल आप ये कहें कि इट, इंस्टेड ऑफ सेइंग कि बिकॉज इट डेवलप्स अ प्रेशर ऑन द माइंड ऑफ द चिल्ड्रन, इसकी जगह पे आप ये कहें कि इट प्रेशराइजेज द चिल्ड्रन, इट प्रेशराइजेज द चिल्ड्रन, क्योंकि प्रेशराइज जो है वो एक स्ट्रॉन्ग वर्ब है। इट प्रेशराइजेज द चिल्ड्रन टू परफॉर्म वेल इन स्टडीज, to perform balanced studies, to meet the expectations of the parents। No, not at all। अच्छा, they face the pressure to work, they are pressure, आप ये कहें कि they are pressurized to work day and night to meet the academic goals। this pressure, अब देखिए प्रेशर, अब कितनी दफा आपने प्रेशर का वर्ड यूज किया है,
यहाँ पे अगर मैं इस पूरे सेंटेंस के अंदर, पूरे आंसर के अंदर गिनूं, तो अब यहाँ पे बिकम द एडिक्शन बिकॉज इट डेवलप्स प्रेशर, नंबर 1। फिर उसके बाद नीचे आ गया यहाँ पे नंबर 2, नंबर 3। तो 3-4 दफा आप प्रेशर 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 का वर्ड यूज कर रहे हैं। तो इस तरह से मजा नहीं आता। फिर इसका मतलब है कि आपके पास वोकैबुलरी ही नहीं है और आप बस ऐसे गार्डन पाथ किस्म के सेंटेंसेस जो है वो बनाते जा रहे हैं। अच्छा, मेजर्स टू इरेडिकेट ड्रग एडिक्शन। अच्छा, आप मेजर्स का हम पढ़ा लिखें। अगर आप टाइटल दे रहे हैं तो फिर उसको आप टाइटल की फॉर्म में लिखें। इस तरह फिर टाइटल देने का कोई फायदा नहीं है अगर आप उसको टाइटल फॉर्म में नहीं दे रहे। पेरेंट्स शुड अंडरस्टैंड द मेंटल कैपेबिलिटीज ऑफ देयर चिल्ड्रन एंड शुड नॉट, डू नॉट पुट नहीं होता, एंड शुड नॉट पुट, फिर अगेन टू मच प्रेशर ऑफ देयर एक्सपेक्ट, एंड शुड, आप सिंपल ये कहें कि एंड शुड नॉट एक्सपेक्ट, एंड शुड नॉट एक्सपेक्ट टू मच फ्रॉम देयर चिल्ड्रन। ठीक है, शुड नॉट पुट टू मच प्रेशर ऑफ देयर एक्सपेक्टेशंस, नो। अच्छा, फिर उसके बाद दे शुड नॉट कंपेयर देयर चिल्ड्रन विद अदर्स एज दिस कैन आल्सो कॉज एंजाइटी एंड डिप्रेशन। चलें, ये सेंटेंस एक्सेप्टेबल है। फिर उसके बाद मेंटल इलनेस शुड बी टेकन सीरियसली। ठीक है, तो चलें ये भी सेंटेंस हम एक्सेप्ट कर लेते हैं कि चलें थोड़ा सा बेहतर था, इसलिए मैंने इसको 3.5 भी दे दिए। ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद समरी का टॉपिक सेंटेंस नहीं है। आफ्टर पासिंग स्कूल चिल्ड्रन, आप बताएं कि ये पूरा पैसेज किस चीज़ के हवाले से। आप ये कहें कि इन दिस पैसेज द ऑथर टॉक्स अबाउट द hilarious effects of drug addiction, या the writer talks about the detrimental effects of the detrimental consequences or the detrimental outcomes of drug addiction। उसके बाद आप अपना पैसेज जो है उसको आप स्टार्ट करें। अच्छा, फिर उसके बाद एकेडमिक प्रेशर, फिर उसके बाद कॉलन आना चाहिए था, एकेडमिक प्रेशर अ कॉज ऑफ ड्रग एडिक्शन। तो ये टाइटल बिल्कुल ठीक नहीं था। टाइटल का जो मैंने आपको कल बता रहा था ना कि उसके वो रेलेवेंट भी होना चाहिए, फिर उसके उसके साथ साथ वो जो उसके मैकेनिक्स हैं, यानी कि जो पंक्चुएशन या जो स्पेलिंग के जो रूल्स हैं उनको भी फॉलो करता हो। तो आपको एकेडमिक प्रेशर ए कॉज ऑफ ड्रग एडिक्शन, ये टाइटल ठीक नहीं बनता। हाँ, एकेडमिक प्रेशर कॉलन, फिर उसके बाद ए कॉज ऑफ ड्रग एडिक्शन, तो फिर आपका जो टाइटल है वो ठीक हो जाता है। राइट, so done with the first paper, I'm going to remove it। ठीक है, so that we can move to the next one। ठीक है, उसके बाद जी नेक्स्ट हम आ जाते हैं। तो ये वाला जो पेपर था इसके अंदर भी बहुत ज़्यादा ग्रामर की मिस्टेक्स थी, बहुत ज़्यादा पंक्चुएशन के रूल्स जो थे उनको वायलेट किया गया था, और कोई स्ट्रक्चर जो था वो समझ में नहीं आ रहा था। ठीक है, अब स्टार्ट जब आप करते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर ये ऊपर इसने एक तो क्वेश्चन आपको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, और आप क्वेश्चन पूरा लिख रहे हैं और उसमें भी आप क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अंदर आप ग्रामर की मिस्टेक कर रहे हैं, तो उससे फिर एग्जामिनर को ये मैसेज आता है कि यू आर अ केयरलेस स्टूडेंट, आप चीज़ों की केयर नहीं करते। तो आपको पहले नंबर पर तो जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट है उसको लिखने की जरूरत ही नहीं है। एंड इफ यू आर राइटिंग इट, देन राइट इट करेक्टली। ठीक है, व्हाट एल्स डू द स्टूडेंट्स होगा ना, स्टूडेंट्स प्लूरल है तो उसके साथ हम डज तो नहीं लगाते। अच्छा, फिर उसके बाद पेपर बच्चे ने स्टार्ट किया है, व्हेन स्टूडेंट्स एंटर को काट के उसके ऊपर क्रॉस लिख दिया और ऐसा लग रहा है जैसे क्रॉस इस लाइन का हिस्सा है। तो ये आपने बिल्कुल गलती नहीं करनी। आप कटिंग कर रहे हैं तो उसको, उसका जो आंसर है वो आप उसके बिल्कुल सामने लिखें, क्योंकि ये जब आप काटेंगे और नीचे भी आपने फिर कटिंग करनी है, तो फिर इस ये कटिंग जब मिसाल के तौर पर ये 2 लाइन्स हैं, इधर भी आपने कोई कटिंग करके इसका वर्ड लिख दिया ऊपर और इसका ऊपर लिख दिया, तो वो जो वर्ड्स होते हैं ना वो फिर एक कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। ठीक है। अच्छा, व्हेन स्टूडेंट्स क्रॉस द थ्रेशोल्ड ऑफ कॉलेज, कॉमा नहीं लगाया हुआ। अच्छा, along with excitement of freedom, comma, they may also feel stress and pressure of parental expectation, and to be best in the chosen field and to cope with the peer influence। कोई समझ नहीं आ रही, मतलब ऐसे आपको ना एक लंबा सेंटेंस बनाते जा रहे हैं बगैर किसी वजह के। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका एक पूरा सेंटेंस आपने बनाया और उस सेंटेंस के अंदर कोई चीज क्लियर नहीं है, कोई मैसेज समझ नहीं आ रहा, कोई समझ नहीं आ रही कि आप क्या बात करना चाहते हैं। एकेडमिक प्रेशर, when the students are under heavy demand of time and energy to meet academic goals and avoid failure। कोई समझ नहीं आ रही कि आप इसमें क्या कहना चाह रहे हैं। सिंपल सिंपल सेंटेंसेस बनाए। मैं अक्सर स्टूडेंट्स, जो इस तरह के स्टूडेंट्स होते हैं जिनका स्ट्रक्चर इतना स्ट्रांग नहीं होता, तो उनको मैं अक्सर यही बात, जो मेरे पास रेगुलर क्लासेस में बच्चे पढ़ रहे होते हैं, तो उनको मैं रिस्ट्रिक्ट कर देता हूँ कि आपने सिंपल सेंटेंसेस और कंपाउंड सेंटेंसेस बनाने हैं, आपने कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस भी नहीं बनाने। क्योंकि पहले आप अपना सेंटेंस स्ट्रक्चर तो सीधा करें ना, पहले आप एक सिंपल सेंटेंस के अंदर बात तो कहना शुरू करें। अब बज़ाहिर इस बच्चे ने 2 सेंटेंसेस लिखे हैं, मतलब आपको लग रहा होगा ना कि ये शायद 4-5 सेंटेंसेस हैं, ये 4-5 सेंटेंसेस नहीं है, दीज आर ओनली 2 सेंटेंसेस। और उसमें ऐसे जिस तरह ना आप एक च्युइंगम को लेते हैं और आप च्युइंगम को लेके ऐसे करके उसको हिला देते हैं,
तो वो च्युइंगम को ऐसे करके फैलाने से वो कोई च्युइंगम का वेट तो नहीं बढ़ जाता ना, या उसकी कोई उसकी इंपॉर्टेंस तो नहीं बढ़ जाती। वो आप फजूल का एक तरह से कह लें कि ना फजूल की एग्जैजरेशन कर रहे होते हैं जिसका कोई फायदा नहीं होता। हाँ ये है कि आपने एक सेंटेंस सिंपल बनाया, उसके अंदर आपने फिर उसके अंदर आपने एडजेक्टिव्स एडवर्ब्स की अच्छी तरीके से उसकी सेटिंग की, तो फिर एक क्लैरिटी और एक एक्सप्रेशन के अंदर जो है वो स्ट्रेंथ नजर आती है। तो इस तरह के जो एक्सप्रेशंस हैं या इस तरह के जो सेंटेंसेस हैं उसको आप कोशिश करें कि अपने पेपर्स के अंदर अवॉइड करें। मैंने यहाँ कमेंट्स भी लिखे हैं कि इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर वीक है, और जो आंसर है वो उसमें पंक्चुएशन मार्क्स जो हैं वो करेक्टली जो है वो यूज़ नहीं किए गए। फिर उसके बाद द टीचर एंड द पेरेंट्स प्ले अ इम्पॉर्टेंट रोल नहीं होता, बल्कि प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, अब इस तरह की छोटी छोटी मिस्टेक्स होती हैं जिससे क्या होता है कि आपके नंबर्स जो हैं वो कट जाते हैं। एन इम्पॉर्टेंट रोल इन अ पर्सनस लाइफ। अच्छा, द पेरेंट्स शुड टीच देयर चिल्ड्रन अबाउट। अब दैट के बाद क्या होता है, दैट के बाद आप कभी भी इस तरह के सेंटेंसेस, क्योंकि दैट कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के फौरन बाद क्या आता है, सब्जेक्ट आ जाता है। ठीक है, उसके बाद आप कभी भी इस तरह के सेंटेंसेस जो है वो शुरू नहीं करते। हाँ, ये आप कह सकते हैं कि द पेरेंट्स शुड टीच देयर चिल्ड्रन अबाउट हाउ टू डील विद लाइफ। हाँ, अब यहाँ पे भी आपको क्या करना चाहिए, आप सिंपल अब ये देखें ना कि एक फजूल की एग्जैजरेशन और फजूल का सेंटेंस को लंबा किया हुआ है। आप सिंपल ये कहें कि the parents should teach their children about the life dealings, about the dealings of life, about the dealings of life। ठीक है, तो फिर आपका सेंटेंस जो है वो क्या हो जाता है, मेच्योर हो जाता है। अच्छा, मेनाहिल इज आस्किंग के सर कैन वी यूज वाइटनर इन आवर पेपर और सिंपली कट विद द मार्कर। देखें, सबसे पहली तो बात यह है कि आप ऐसा काम ही ना करें कि जिसको आपको रिमूव करना पड़े, लेकिन जस्ट इन केस अगर आपसे कोई मिस्टेक हो भी जाती है तो आप उसको वाइटनर को निकालेंगे, उसका उसकी वो जो टी होती है उसको आप दबाएंगे, उसमें से वो उसका इंक बाहर निकलेगा, फिर आप उसको पॉइंट करेंगे, फिर आप उसको खुश करने के चक्कर में बैठे रहेंगे, ये एक लंबा लांजा शुरू हो जाता है। तो इसलिए आप कोशिश ये करें कि वाइटनर के चक्कर में पड़े ही ना। आप सिंपल, आपसे अगर गलती हो गई आप उसको ब्रैकेट में करें, जैसे यहाँ पे आपसे गलती हो गई, आप उसको ऐसे करके ब्रैकेट करें और यहाँ पे आप छोटे छोटे से ऐसे क्रॉस लगाएं और आगे आप लिखना शुरू कर दें। वाइटनर जो है ना वो एक पूरी एक लंबी एक कहानी शुरू हो जाती है। आई आई ऑल्सो यूज वाइटनर, मुझे पता है वाइटनर किस तरह यूज होता है, एंड एवरीवन एग्रीज टू मी दिस कि वाइटनर का सिंपल से बड़ा कोई इजी यूज नहीं होता। वाइटनर का जो यूज है दैट इज टाइम टेकिंग। तो वो आपका टाइम जो है वो टाइम एंड एनर्जी आपका जो है वो उसमें क्या होता है वो वेस्ट होता है। विसाम इज आस्किंग कैन वी यूज इरेजेबल पेन इन पेपर। आई हैव यूज्ड इट इन मैट्रिक। इरेजेबल पेन ना ही यूज करें तो ज्यादा बेहतर है। जो इरेजेबल पेन होते हैं वो आप क्यों यूज करेंगे, बिकॉज व्हेन यू आर टेकिंग समथिंग लाइक इरेजेबल पेन वाइटनर थिंग्स लाइक दैट, सो दिस मीन्स कि आपको पता है कि मैं, आप सोच के जा रहे हैं घर से कि मैंने कटिंग करनी ही करनी है, मैंने वहां पे गलतियां करनी ही करनी है। तो आप ऐसे सोच के ही ना जाए ना। ठीक है, आप अपने आप को प्रिपेयर इस तरह से करके जाएं कि भाई मैंने गलती करनी ही नहीं है, और अगर गलती हो भी जाए तो उसका उसको क्लासिकल अप्रोच के तहत आप उसको डील करें और आप आगे की तरफ मूव करें। बिकॉज इंग्लिश का या उर्दू का जो पेपर होता है उसमें यू हैव टू राइट अ लॉट, आपको बहुत कुछ लिखना होता है। 3 आवर्स का पेपर होता है और आपका जो स्केड्यूल होता है वो बड़ा जैम पैक्ड होता है। उसमें ये इतना टाइम आपके पास इन चोंचलों का और इन शशकों का आपके पास वहाँ टाइम नहीं होता। गलती सबसे हो जाती है, तो आपसे अगर कोई कटिंग हो गई है तो आप उसको इस तरह से ब्रैकेट में करें, उसके ऊपर सर्कल्स लगाएं और आगे की तरफ आप जो है वो मूव करते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद अगेन इसमें वही सिमिलर प्रॉब्लम्स हैं इस पेपर के अंदर भी। टीचर्स शुड गाइड द स्टूडेंट्स थ्रू डिफरेंट स्पीचेस। फुल स्टॉप आ जाना चाहिए था। फिर उसके बाद फुल स्टॉप नहीं लगाया हुआ। दे शुड पनिश द, अब ये पता नहीं क्या था, सैबिट्यूअर्स, ये पता नहीं कौन सा, कि मुझे ये वर्ड समझ नहीं आया। तो पनिश नहीं, पनिश का वर्ड, पनिश का या बीट का या इस तरह का जो वर्ड्स होते हैं वो हम कभी भी एकेडमिक एक्सप्रेशन के अंदर यूज नहीं करने होते। आप ये कह सकते हैं कि दे शुड टेक स्ट्रिक्ट मेजर्स अगेंस्ट द क्रिमिनल्स, या दे शुड अडॉप्ट स्ट्रिक्ट पॉलिसीज अगेंस्ट, इस तरह के हम वर्ड्स यूज करते हैं। पनिश यानी कि ये जो स्ट्रॉन्ग वर्ड्स होते हैं ना, जिनकी इंटेंसिटी बड़ी स्ट्रांग होती है, जिन वर्ड्स की जो नेगेटिव इंटेंसिटी जिन वर्ड्स की बड़ी स्ट्रांग होती है, तो हम कोशिश ये करते हैं कि इस तरह के जो वर्ड्स हैं वो हम अपने एकेडमिक एक्सप्रेशन के अंदर हम लोग यूज ना करें। ठीक है। अच्छा, सिमिलर इसी तरह के एक्सप्रेशंस हैं। यस, द पेरेंटल एक्सपेक्टेशंस आल्सो बिकम द कॉज ऑफ ड्रग एडिक्शन बिकॉज द ट्राई चाइल्ड ट्राई तो नहीं होगा ना, बिकॉज द चाइल्ड ट्राइज टू मीट द पेरेंटल एक्सपेक्टेशन, या आप ये कहें कि बिकॉज द चिल्ड्रन ट्राई टू मीट द पेरेंटल एक्सपेक्टेशन
बाय स्किपिंग अदर एक्टिविटीज लाइक गेम्स ईटीसी। अब ईटीसी जो है ना वगैरह वगैरह, ईटीसी हम यूज करते हैं व्हेन यू हैव एटलीस्ट मेंशन 3 पॉइंट्स एंड देयर आर मोर देन 3 पॉइंट्स। आप यहाँ पे कहें लाइक इंडोर गेम्स, फिजिकल एक्टिविटीज, सोशल सोशल एक्टिविटीज एटसेट्रा। तो आप एक मेंशन करके कभी भी आप ये नहीं कहते कि मतलब आप ये कह रहे हैं कि हम लोग वहाँ जाएंगे और खेलेंगे वगैरह वगैरह। 3 4 चीजें आप बता के उसके बाद आप एटसेट्रा का जो वर्ड है वो आप यूज करते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद दीज काइंड ऑफ चिल्ड्रन कैन नॉट लर्न द इम्पोर्टेंस ऑफ फेलियर। फुल स्टॉप यहाँ पे नहीं लगाया और आगे फेलियर फुल स्टॉप नहीं लगाया हुआ था। फिर उसके बाद इसी तरह से उसने बात को अपनी जारी रखा है। दे जस्ट वांट टू बी सक्सेसफुल एंड मेक देयर पेरेंट्स हैप्पी। इफ दे फेस एनीथिंग एनी काइंड ऑफ फेलियर। अभी देखें एनी काइंड कैसे जोड़ के साथ लिखा हुआ है। तो ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जिनका आपको आप ख्याल नहीं रखते और फिर पेपर में आपके साथ रगड़ा लग जाता है। फेस एनी काइंड अलग अलग लिखें, एनी काइंड ऑफ फेलियर। द चाइल्ड थिंक्स दैट इट इज द एंड ऑफ लाइफ। अब ये देखें ना, इट द चाइल्ड थिंक्स दैट इट इज द एंड ऑफ लाइफ, ये बड़े ना सिंपल किस्म के और कॉमन किस्म के फ्रेजेस जो हैं वो आप यूज करें। तो इस तरह के जो एक्सप्रेशन हैं वो कभी भी आपको पेपर के अंदर अच्छे नंबर जो हैं वो नहीं लेके देते हैं। यस, ये सब स्टूडेंट्स को असाइनमेंट दी थी। आई डोंट नो वेदर यू वर इन द क्लास और नॉट। ये कल रात को असाइनमेंट पेपर बच्चों को दी गई थी और आज सारे बच्चे सबमिट भी करवा रहे थे और पेपर उनके जो थे वो मैं क्लास में वापस उनको सेंड भी कर रहा था। सो दिस मीन्स कि यू डोंट चेक द ग्रुप इर्तिजा। इसका मतलब है कि आप क्लास अटेंड करते हो और क्लास में भी आप सोए रहते हो और उसके बाद भी आप ग्रुप वगैरह चेक नहीं करते। अच्छा, फिर उसके बाद सजेस्ट 2 मेजर्स टू इरेडिकेट ड्रग एडिक्शन। तो पहला इसने लिखा है कि पेरेंट्स शुड टीच देयर चिल्ड्रन दैट हाउ टू कोप विद एंग्जाइटी एंड प्रेशर। ये पूरा का पूरा सेंटेंस ही गलत है। अच्छा, एक ग्रामर वाइज गलत है। दे शुड टीच देयर चिल्ड्रन दैट ड्रग्स आर वेरी डेंजरस फॉर प्रेशियस हेल्थ। प्रेशियस की स्पेलिंग गलत है। पर्सनस हेल्थ, फॉर फॉर हेल्थ सिंपल कह देना। अच्छा, गवर्नमेंट स्कूल्स एंड कॉलेजेस होना चाहिए था। मस्ट बी विजिलेंट एंड शुड कीप एन आई ऑन। अब ये पता नहीं सैबुटाइजर लिखना चाहता था या क्या लिखना चाहता था। अच्छा, हु डिलीवर ड्रग्स टू यूथ एंड पनिश देम स्ट्रिक्टली। अब मतलब अब इसका मैं अगर देखूँ ना तो इसका सेंटेंस का मतलब ये बनता है कि कीप एन आई ऑन सैबुटाइजर्स। उन सैबुटाइजर्स पर आंख रखनी चाहिए जो ड्रग्स डिलीवर करते हैं और उनको सख्ती से पनिश करते हैं। तो आप ये देखें ना, इसका कोई सेंटेंस की सेंस ही नहीं बन रही। तो दिस इज एन एम्बिगुअस स्ट्रक्चर। तो कोशिश ये करें कि एम्बिगुअस स्ट्रक्चर जो है वो आप ना बनाएं, सिंपल सिंपल सेंटेंसेस बनाएं। आप इसमें इस तरह से बनाएं कि गवर्नमेंट स्कूल्स एंड कॉलेजेस मस्ट बी विजिलेंट, फुल स्टॉप। फिर उसके बाद दे शुड कीप एन आई ऑन, जो भी आप क्रिमिनल्स कहना चाहते हैं, दे शुड कीप एन आई ऑन द क्रिमिनल्स, फुल स्टॉप। अच्छा, गवर्नमेंट शुड काउंटर या गवर्नमेंट शुड take strict action against those people who deliver drugs to youth, full stop. Government should take strict measures against those people strictly. तो अब ये छोटे छोटे आपके सेंटेंसेस बनेंगे लेकिन आपके सेंटेंसेस जो हैं वो इस काबिल हो जाएंगे कि वो आपको एग्जाम के अंदर अच्छे नंबर जो हैं वो दिलवा सकें। Nida is asking, sir, if there is a question to give answers in 2 points, we should give 2 points or more than 2 points. अच्छा, अब इसमें मैं जब आप लोगों के पेपर्स चेक कर रहा था तो मैंने जो इनिशियल जो पेपर्स चेक किए तो उसमें आई डिड नॉट चेक द क्वेश्चन स्टेटमेंट। तो उसमें मैंने कुछ बच्चों को ना नंबर्स कम दिए। शायद नीता आपका पेपर था या किस बच्चे का पेपर था, आई एग्जैक्टली रिमेंबर, आई डोंट नो द नेम ऑफ द स्टूडेंट। उसने 2 पॉइंट्स लिखे हुए थे और मैंने उसके कमेंट्स में लिख दिया कि एटलीस्ट 4 पॉइंट्स आप लिखो। बट व्हेन आई चेक द क्वेश्चन स्टेटमेंट, क्योंकि आगे बच्चे सारे के सारे दो दो लिख रहे थे। सो यस हमजा, मे बी 2 3 पेपर्स में इस तरह से हुआ कि आई गेव दिस कमेंट्स के 2 कम हैं। But when I checked the question statement, so it was basically in question statement, ये it was categorically mentioned कि आपने 2 measures देने हैं। तो then I फिर उसके बाद जो मैं जितने भी मैंने पेपर्स चेक किए तो उसमें अगर 2 लिखे हुए थे और ठीक लिखे हुए थे तो I gave them the full marks। अच्छा, अब इसमें एम्बिगुअस स्ट्रक्चर्स हैं। फिर उसके बाद एक्सप्रेशन इसका वीक है। अब यहाँ पे ये जो पूरा जो सेंटेंस है, अकॉर्डिंग टू द राइटर पेरेंटल एक्सपेक्टेशंस, एकेडमिक प्रेशर टू मीट एकेडमिक गोल्स, द प्रेशर टू कोप विद पीयर इन्फ्लुएंस, ऑल दीज फैक्टर्स टुगेदर लीड टू ड्रग एडिक्शन। ये इवन इट्स नॉट इवन अ सिंगल सेंटेंस। ऐसे चीज़ों को पाइल अप किया हुआ है, चीज़ों को जो है वो
पंच लाइन किया हुआ है, तो इस तरह से चीज़ों को जो है वो लाइन पंचिंग आप मत करें, चीज़ों को आप जो है वो इस तरह से पाइल अप मत करें, क्योंकि उससे आपको कोई फायदा नहीं होगा। रिमेंबर दिस कि एसएलओ बेस पे और खासतौर पे जो ई मार्किंग होती है, जिसमें हर चीज़ का एक पॉइंटर बना हुआ है और हर चीज़ का एक लेवल जो है वो एग्जामिनर के सामने है, तो इसमें आप सिर्फ इस तरह लाइनें जो है वो जिस तरह कहते हैं लकीरें लगा के और सिर्फ लाइनें पेपर का पेट भर के आप अपने एग्जामिनर को आप खुश नहीं कर सकते, और इस तरह से आप कभी भी नंबर्स जो है वो नहीं ले सकते। ठीक है, तो आई गेस इस पेपर का इतना एक एनालिसिस काफ़ी है। अच्छा, फिर उसके बाद यूज़ ऑफ ड्रग्स एज अ रिजल्ट ऑफ प्रेशर। तो अब ये देखें ना, यूज़ ऑफ ड्रग्स एज अ रिजल्ट ऑफ प्रेशर, तो ये इसका कोई कोई सेंस ही नहीं बन रही। आई वाज अनएबल टू मेक एनी सेंस आउट ऑफ दिस टाइटल कि इसमें बच्चा जो है वो क्या कहना चाहता है। तो एट बेस्ट ये होगा कि एग्जामिनर आप पे तरस खा के इसमें आपको 0.5 दे देगा। बाकी आप ये मत सोचें कि इस तरह के टाइटल पे आपको जो है वो 1 नंबर मिलेगा। पंक्चुएशंस का कोई ख्याल नहीं रखा हुआ, किसी चीज़ का कोई मतलब, वो जिस तरह का होता है ना कि जैसे आपको किसी ने कह दिया कि खैर है, ना ग्रामर की परवाह करनी है, ना पंक्चुएशंस की परवाह करनी है, किसी चीज़ की परवाह नहीं करनी है, और बस लिखते जाना है, लिखते जाना है। तो इस तरह से बेटा आपका गुजारा नहीं होगा। सो डोंट टेक दीज थिंग्स, जो मैंने आपको दोपहर को भी बताया था बड़ा कैटेगोरिकली। तो जो भी मैं आपको एनालिसिस दे रहा हूँ, जो भी मैं आपको फीडबैक दे रहा हूँ, तो आपने बेटा किसी भी चीज़ को नेगेटिव नहीं लेना कि आप शायद ये समझ रहे हो कि सर बहुत गुस्से में हैं और मैं गुस्से की वजह से मैं इस तरह की बातें कर रहा हूँ। नो, मुझे गुस्सा नहीं है किसी के ऊपर। मैं अपने मुकम्मल होशो हवास में हूँ। मुझे किसी बच्चे के साथ कोई ग्रज नहीं है, किसी बच्चे के साथ कोई दुश्मनी नहीं है। बट मैं आपको अगर ये चीज़ें इस तरह से नहीं बताऊंगा तो आप इम्प्रूव नहीं कर सकेंगे। सो आई हैव टू बी ब्लंट, आई हैव टू बी स्ट्रेट फॉरवर्ड, एंड आई हैव टू टेल कि आपकी क्या मिस्टेक्स हैं और आपको उनको किस तरह से इम्प्रूव करना है। आप अगर गलत लिखें और मैं कहूँगी नहीं नहीं आपने बहुत अच्छा लिखा हुआ है, बहुत अच्छा लिखा हुआ है, तो वो तो फिर इसका मतलब है कि मैं मुझे फिर आपकी परवाह नहीं है ना। इसका मतलब है कि मुझे आपका कोई एहसास नहीं है और मैं बस आपको जान छुड़ा के बस मैं आगे की तरफ मूव कर रहा हूँ। तो ऐसा मैं नहीं करूँगा। इकरा इज आस्किंग सर, फैक्टर्स जैसे क्वेश्चन में हम की पॉइंट्स बनाकर आंसर लिख सकते हैं। यस, यू कैन डू दैट। आप उसमें की पॉइंट्स बना के भी उसके आंसर जो है वो बुलेट पॉइंट्स में भी आप लिख सकते हैं, आप नंबरिंग भी उसमें कर सकते हैं, एंड यू कैन डू ऑल ऑफ दिस थिंग्स। अच्छा, उसके बाद एकेडम नेक्स्ट पेपर आ जाते हैं, एकेडमिक प्रेशर ऑन स्टूडेंट्स एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेज। इट्स अ गुड टाइटल। अच्छा, फिर उसके बाद यूज ऑफ ड्रग्स अमॉन्ग स्टूडेंट्स इज बिकमिंग कॉमन नाउअडेज। गुड सेंटेंस। एज द स्टूडेंट्स आर डन विद देयर कॉलेज। अब ये हम इनको बोलते हैं डेड वेट फ्रेजेस, कि एक लंबी सी फ्रेज है और उसके अंदर कुछ है ही नहीं, वो बिल्कुल खाली खोखली फ्रेज है। अब ये जो पूरी फ्रेज है, एज द स्टूडेंट्स आर डन विद देयर कॉलेज, ठीक है, अब इसमें कोई वो नहीं, आप सिंपल ये कहें कि आफ्टर ग्रेजुएशन, आफ्टर ग्रेजुएशन, ठीक है, दे एक्सपीरियंस अ न्यू फ्रीडम आफ्टर आफ्टर ग्रेजुएशन द स्टूडेंट्स एक्सपीरियंस। जब आप कहेंगे ना कि आफ्टर ग्रेजुएशन द स्टूडेंट्स एक्सपीरियंस अ न्यू फ्रीडम इन देयर लाइफ, तो फिर आपका सेंटेंस क्या हो जाएगा, वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। क्योंकि देखें ना, आप जब कहते हैं कि दे एक्सपीरियंस अ न्यू फ्रीडम इन देयर लाइफ, तो आप इसमें दे का आपको वापस जाके एंटीसीडेंट ढूंढना पड़ता है। लेकिन जब आप कहते हैं कि आफ्टर आफ्टर ग्रेजुएशन द स्टूडेंट्स एक्सपीरियंस अ न्यू फ्रीडम इन देयर लाइफ, तो फिर आपका सेंटेंस मोर विजिबल हो जाता है, फिर वो मोर स्ट्रॉन्ग, उसका जो होता है ना, उसकी जो पेस है या उसका जो डिलीवरी डिलीवरी उसका उसका जो डिलीवरी एक्शन है, वो क्या हो जाता है, वो ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है, और वो स्ट्रांगली जो रीडर है उसको जाके अपील करता है। और उस रीडर को एक बात बेटा याद रखिएगा, जब भी आप कोई भी चीज लिखते हैं ना, तो जो पढ़ने वाला होता है ना, उसको जो मैसेज कन्वे होता है ना, वो आपके एक्शन वर्ब से होता है, एक्शन वर्ब से। बाकी सब की सब चीजें एक्स्ट्रा होती हैं। आप जब कोई भी आप खाना बना रहे हैं या कोई भी चीज बना रहे हैं, तो वो आपने मिसाल के तौर पर आप चिकन बनाते हैं, तो चिकन के ऊपर आप जितना मर्जी उसके ऊपर आप सैलड डाल दें, तो अगर उसके अंदर बोटी नहीं होगी तो वो चिकन नहीं कहलाएगा। और अगर उसके अंदर एक बोटी है, तो और उसके ऊपर बेशक आपने 50 क्यूकम्बर्स रख दिए, कैरेट्स रख दी, तो इवन देन इट विल बी कॉल्ड चिकन। आप उसको कभी भी कुकम्बर या कैरेट्स का सालन आप उसको नहीं कहेंगे। वाई? बिकॉज जो जिस चीज से पहचानी जाती है, उसी चीज से ही उसका नाम रखा जाता होता है। तो सेंटेंस के अंदर ना द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द वर्ब्स। तो जो बच्चे स्ट्रॉन्ग एक्शन वर्ब्स को यूज करना सीख लेते हैं, फिर उनको उनके राइटिंग एक्सप्रेशंस के अंदर किसी किस्म के प्रॉब्लम्स नहीं होते। एंड वो बच्चे जो होते हैं वो फिर क्या होते हैं, वो थोड़ा लिख के भी ज्यादा नंबर ले जाते हैं। ठीक है। अच्छा, बाकी इसके अंदर जो था वो छोटे छोटे मिस्टेक्स थी इस पेपर के अंदर। आई डोंट नो ये किसका पेपर था।
लेकिन इसमें एक चीज थी कि ना जो राइटिंग एक्सप्रेशन है ना वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है। जिस तरह अभी एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस का वर्ड मुझे बड़ी जिस तरह होता है ना कि बड़े गौर फिक्र से मुझे ये वर्ड पढ़ना पड़ा, फिर मुझे समझ आई कि अच्छा ये एक्सपीरियंस लिखा हुआ है। तो थोड़ा सा ना क्लैरिटी लेके आए। जिस तरह एक्स है तो एक्स को इस तरह लिखा जाता होता है, अच्छा एक्सपीरियंस, अब ये आर इस तरह लिखें फिर आई लिखें, थोड़ा क्लैरिटी लेके आए ताकि जो आपका जो रीडर है, जो बंदा आपका पेपर चेक कर रहा है, उसको आपका पेपर पढ़ने में दिक्कत ना हो, उसको दुश्वारी ना हो। ठीक है। अच्छा, हाउ एवर along with all this excitement of freedom that the students may have after they are done with their college, अच्छा it can also, हाँ यहाँ पे मैंने इसको किया हुआ है, they can also feel the stress and pressure of parental expectations। आप सिंपल ये कहें कि हाउ, अब ये देखें ना, यहाँ से आपने सेंटेंस को स्टार्ट किया है along, यहाँ से along with all this excitement of freedom that the students may have after they are done with their college। अब ये सारा का सारा आपका क्या है, ये सारा का सारा है ऑप्शनल पार्ट ऑफ द सेंटेंस, यानी कि दिस इज नॉट द मेन सेंटेंस। आपकी जो मेन क्लॉज है वो कहाँ से शुरू हो रही है, वो यहाँ से। इट कैन ऑल्सो कॉज स्ट्रेस, अब स्ट्रेस एंड प्रेशर, तो ये बेसिकली एक ही चीज है, स्ट्रेस ऑफ पेरेंटल एक्सपेक्टेशन। तो ये है आपका मेन स्टांस, और उसके लिए आपने ये इतना लंबा बखेड़ा यहाँ पे डाला हुआ है जिसकी कोई तुक्की नहीं बनती, जिसका कोई यहाँ पे कोई फायदा ही नहीं है। तो अगेन मैं एक ही चीज बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि फोकस ऑन द यूज ऑफ एक्शन वर्ब्स, फोकस ऑन द यूज ऑफ एक्शन वर्ब्स एंड ट्राई टू मेक सिंपल एंड क्लियर सेंटेंसेस। ठीक है, तो इस पूरी समरी के अंदर यही प्रॉब्लम था। अब ये देखें ना कि दिस प्रेशर फ्रॉम, ये क्या था, पेरेंट्स। अभी देखें ना, ये किसी किसी एंगल से भी ये पी नहीं लग रहा। तो अब इस तरह कौन पी लिखता है, ऐसे करके और ऐसे करके, ये पी थोड़ी होता है। तो इस तरह से कभी भी मत लिखें। दिस प्रेशर फ्रॉम पेरेंट्स कैन अफेक्ट द, अब यहाँ पे प्रोग्रेस, फिर भी यकीन करें पढ़ने वाला जो है उसको गुस्सा आ जाता है कि यार ये कौन सा तरीका है, इस तरह ऐसे कहाँ लिखा जाता होता है। मतलब आप मैथ लिख रहे हैं, मैथ के अंदर आपने पाई लिखनी है और पाई की जगह पे आप स्टार बना दें, तो ऑब्वियसली जो मैथ का टीचर होगा उसकी तो हट जाएगी कि यार ये क्या तरीकाकार है। तो देखें, एक स्टैंडर्ड पैटर्न है लैंग्वेज का, एक स्टैंडर्ड ऑर्थोग्राफी है, तो आपको यू हैव टू फॉलो दैट ऑर्थोग्राफी। यू कैन नॉट इन्वेंट वर्ड्स। अच्छा, आज के बाद एफ जो है, मैं एफ को ऐसे नहीं लिखूंगा बल्कि मैं एफ को ऐसे करके लिखूंगा, ऐसे, ये मेरा एफ है। तो भाई दुनिया को ख्वाब तो नहीं आया कि एफ आज के बाद एफ इस तरह से हो गया, या एफ का एक नया प्रो मैक्स वेरिएंट आ गया है। ठीक है। सो द व्हाट इज द पर्पस इज टू टेल यू कि आपको जो चीजें वहां पे लैग बिहाइंड कर सकती हैं, जो चीजें वहां पे आपको एक, आपके लिए एक नेगेटिव फैक्टर बन सकती हैं, आपने वो तमाम की तमाम चीजें जो है उनको आपने अवॉइड करना है। अच्छा, फिर उसके बाद यहाँ से ये चले, यहाँ से बात स्टार्ट हुई कि दिस प्रेशर फ्रॉम पेरेंट्स कैन अफेक्ट द progress and overall development of the child badly and it may। भाई क्या हो गया, यहाँ पे फुल स्टॉप लगाओ, उसके बाद आप यहाँ पे एक ट्रांजिशनल डिवाइस लगाओ, आप कहो कि इन एडिशन टू दैट इट मे ऑल्सो अफेक्ट देयर मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ। ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे रुक जाओ, फिर रुक जाओ यहाँ पे। ठीक है, फिर उसके बाद विच मे प्लेस, अब देखिए ना यहाँ पे, अब यहाँ से बच्चा शुरू हुआ है। दिस प्रेशर फ्रॉम पेरेंट्स can affect the progress and overall development of the child badly and it may also affect their mental and physical health which may place them at a greater risk of drug abuse। भाई क्या हो गया, इतना लंबा एक पूरा सेंटेंस बनाने की क्या जरूरत है। इसमें से जब आप 5 सेंटेंसेस बना सकते हो छोटे छोटे, तो वाई यू आर गोइंग फॉर वन लंबा चौड़ा सा सेंटेंस, एक इतना एक पूरी एक ट्रेल बनाने की आपको क्या जरूरत है। वाई डोंट यू गो फॉर 5 सिंपल सेंटेंसेस जिसमें 5 डिफरेंट मैसेजेस एक बड़े स्मूथनेस के साथ, क्लैरिटी के साथ उसमें जो है वो बताए जा रहे हैं। तो व्हाई डोंट यू गो फॉर दैट, व्हाई डोंट यू गो फॉर द इजी पाथ, व्हाई डू यू सेलेक्ट एन एम्बिगुअस एंड अ पाथ व्हिच यू शुड नॉट बी selecting। So this is the major problem with you, and this is the problem that I somehow spotted in all of the papers कि आप लोग सिंपल सेंटेंसेस नहीं बनाते, whereas सिंपल सेंटेंस बनाना इजी होता है, सिंपल सेंटेंस को ट्रीट करना इजी होता है, सिंपल सेंटेंस के अंदर फर्दर जो एडजेक्टिव्स एडवर्ब्स वगैरह डालने होते हैं वो भी क्या होते हैं, वो इजी होते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद यहाँ से इसने स्टार्ट की है along with all the excitement of freedom which the students may have with the student may have after he she crosses the threshold of college
दे में ऑल्सो। अब यहाँ पे आप कह रहे हैं स्टूडेंट सिंगुलर है, फिर उसके बाद ही शी, यहाँ पे आके ये दे कैसे हो गए? इसका मतलब ये है कि आप जब लिख रहे होते हैं तो आप लोग लिखते हुए जरा सा भी सोचते नहीं है, बस वो जो जी में आ रहा है उसको जहन से प्रोसेस किए बगैर, जहन से अप्रूव करवाए बगैर आप उसको बस लिखते जा रहे होते हैं। तो दीज आर द टेक्निकल ब्लंडर्स, दीज आर द टेक्निकल ब्लंडर्स जो कि आपको वहां पे फिर आपके लिए प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट करते हैं। ठीक है। अच्छा, दे में ऑल्सो फील द स्ट्रेस, आप यहाँ पे फिर ये कहना कि ही और शी मे ऑल्सो फील द स्ट्रेस एंड प्रेशर ऑफ पेरेंटल एक्सपेक्टेशन। अच्छा, फिर उसके बाद यहाँ पे फुल स्टॉप लगाएं, टू परफॉर्म वेल इन स्टडीज and to get good grades and to get through these grades and to do this and to do that and to do। भाई क्या कर रहे हो बच्चे? ऐसे नहीं होता। ये है ना, अभी एक वो सीढ़ियां बनाते जा रहे हैं, जैसे ना बस एक सेंटेंस जो है उसको आपने आसमान तक लेके जाना है, इसी तरह एंड लगा के आप उसको आसमान तक ले जाएं। तो इस तरह नहीं होता। अब देखें यहाँ पे, they may also feel the stress and pressure of parental expectation। अच्छा, फिर इसके बाद टू परफॉर्म वेल, अब ये देखें, टू परफॉर्म वेल इन द स्टडीज एंड टू गेट गुड ग्रेड्स एंड टू गेट थ्रू द ग्रेड्स, स्टूडेंट्स ऑफ्टन फाइंड, अच्छा, यूजिंग ड्रग्स एज एन escape। अब ये आपका है मेन स्टांस कि स्टूडेंट्स ऑफ्टन फाइंड यूजिंग ड्रग्स एज एन escape। अब ये आप उसके दे रहे हैं एडवर्ब्स ऑफ रीजन, ये एक एडवर्ब ऑफ रीजन है, ये दूसरा एडवर्ब ऑफ रीजन है, ये तीसरा एडवर्ब ऑफ रीजन है, ये चौथा एडवर्ब ऑफ रीजन है। भाई आप चार एडवर्ब ऑफ रीजन जो हैं, हु आस्क्स यू, हु डिमांड्स के आप एक एक्शन के चार रीजंस बताएं, फोर एडवर्ब्स ऑफ रीजन आपने यूज किए हैं, और उनको भी आपने इन्फिनेटिव फ्रेज, फ्रेजेस की ना, मतलब फ्रेजेस की डिफरेंट टाइप्स है ना, एडजेक्टिव फ्रेज है, एडवर्बियल फ्रेज है, इन्फिनेटिव फ्रेज है। तो इन्फिनेटिव फ्रेज जो है ना सबसे कमजोर, सबसे फीकी, सबसे यूजलेस फ्रेज होती है। सबसे यूजलेस जो फ्रेज होती है ना वो होती है आपकी इन्फिनेटिव फ्रेज। ठीक है, जिसको आप एक प्रपोजिशन से स्टार्ट कर रहे होते हैं। तो आपने भाई चार एडवर्ब ऑफ रीजन दिए हैं, चारों के चारों फोके फीके किस्म के दिए हैं, तो आपको क्या फायदा हुआ? गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? मेरी बात, मुझे ये बताएं कि मेरी बात आप सबको समझ आ रही है या नहीं आ रही? I want to know कि whether the things that I'm telling you whether they make any sense to you or not। ठीक है। तो बेटा दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। आप इन चीजों का ख्याल नहीं रखेंगे तो फिर यही होगा कि जितने आपके पहले नंबर आए थे बस उतने ही आपके फिर दोबारा नंबर आएंगे। यू नीड टू वो जिस तरह होता है ना कि यू नीड टू नेल द हॉर्स। ठीक है, यू नीड टू नेल द हॉर्स, यू नीड टू टेम योर सेल्फ, यू नीड टू टेम योर एक्सप्रेशन। आपको ये जो आपका बड़ा एक वाइल्ड किस्म का एक्सप्रेशन है, इसको आपको कंट्रोल करने की जरूरत है, इसको टेम करने की जरूरत है। अच्छा, parents and teachers can play an important role in the life of a student if he or she is inclined towards drug addiction। अच्छा, parents and teachers are the largest influence। अब लार्जेस्ट इन्फ्लुएंस क्या होता है? लार्ज जो है ना वो ये मेजरमेंट के लिए यूज होता है। कभी भी हम इसको इंटेंसिफिकेशन के लिए यूज नहीं कर सकते। आप ये कह सकते हैं कि पेरेंट्स एंड टीचर्स आर द बिगेस्ट इन्फ्लुएंस, आप फिर भी कह सकते हैं। ठीक है। आर आप ये कह सकते हैं कि आर स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस। ठीक है। अब फिर उसके बाद ऑफ स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल प्रेशर फॉर द चिल्ड्रन। नहीं समझ आ रही? यहाँ पे फुल स्टॉप लगाएं, फिर उसके बाद अगला सेंटेंस स्टार्ट करें, दे नीड टू बी मेड अवेयर। ठीक है। अच्छा, फिर आप सिंपल ये करें ना, दे नीड टू बी मेड अवेयर दैट ऑल दिस प्रेशर। अच्छा, यहाँ सिंपल ये कहना है कि पेरेंट्स शुड काउंसल द पेरेंट्स शुड काउंसल द चिल्ड्रन। ठीक है। और द पेरेंट्स शुड टेल द चिल्ड्रन दैट parents should tell the children that this pressure can cause a bad effect on the progress and overall development of the children। So they need to be made aware? No, not at all। No, I don't recommend it। I don't recommend it। अच्छा, फिर उसके बाद according to the writer some of the factors which which lead the students towards drug addiction are include अच्छा, यहाँ पे कार आपने काट दिया, ड्रग्स एडिक्शन इंक्लूड एकेडमिक प्रेशर। सिंपल यहाँ से स्टार्ट करें कि अकॉर्डिंग टू द ऑथर एकेडमिक प्रेशर। ठीक है। फिर उसके बाद आपने अब फिर आगे उसकी लंबी कहानी शुरू कर दी। आप ये कहेंगे अकॉर्डिंग टू ऑथर एकेडमिक प्रेशर, पेरेंटल एक्सपेक्टेशन एंड यू नो एंड अ डिस्टर्ब्ड स्टडी रूटीन आर द मेन कॉजेज ऑफ ड्रग एडिक्शन। सिंपल। सिंपल आंसर क्यों नहीं देते? आपको इतनी ज्यादा थकावट करने की या इतना ज्यादा आपको वो लंबा
लंबा पैंडा जो है वो लंबा सफर करने की आपको क्या जरूरत है। सो ये जो इंस्ट्रक्शंस हैं दे आर नॉट फॉर दिस चाइल्ड ओनली, दिस इज फॉर द एवरीवन इन द क्लास। यू हैव टू मेक सेंटेंसेस ऑफ रीजनेबल लेंथ, आपका सेंटेंस जो है उसकी लेंथ रीजनेबल होनी चाहिए। ट्रांजिशनल डिवाइसेस को आप यूज करें और ट्राई टू यूज स्ट्रॉन्ग वर्ब्स एज स्ट्रॉन्ग एज पॉसिबल। ठीक हो गया। अच्छा, इसको भी हम जनाब यहाँ पे खत्म करते हैं एंड लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेपर। अच्छा, हुजैफा इज सेइंग, आप देखिए हुजैफा, नाउ यू आर आस्किंग अ वेरी इररेलेवेंट क्वेश्चन, बहुत ही इररेलेवेंट। वी आर डिस्कसिंग द पेपर्स और आप जो है ना वो मुझसे पूछ रहे हैं कि मेरे रीचेकिंग में नंबर्स कम हो गए हैं। भाई आपके रीचेकिंग में नंबर कम हो गए हैं तो बच्चे अब फिर मैं क्या करूं बताओ, हम सब क्या करें? शुड वी स्टॉप द क्लास एंड वी शुड स्टार्ट मॉर्निंग अबाउट योर नंबर्स? इररेलेवेंट क्वेश्चन जो है वो मत पूछा करें। हाँ, जो चीजें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं उससे मुतालिक आपने कोई चीज पूछनी है तो वो आप जरूर पूछें। अच्छा, नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ एकेडमिक प्रेशर, दिस पेपर वाज कंपैरेटिवली बेटर। ठीक है। एकेडमिक पेरेंटल प्रेशर कैन ऑफ्टन लीड टू ड्रग अब्यूज अमॉन्ग स्टूडेंट्स। अब ये देखें ना, एक सेंटेंस खत्म हो गया। अपॉन एंटरिंग कॉलेज स्टूडेंट्स एक्सपीरियंस फ्रीडम फ्रॉम द कंट्रोल एनवायरनमेंट इन स्कूल एंड पेरेंटल गाइडेंस। सेंटेंस खत्म हो गया। हाउएवर के बाद कॉमा, alongside the freedom, students also feel the stress and pressure of parental expectation to perform well in college, full stop, good। अब ये देखिए ना, छोटे छोटे सेंटेंसेस आप बना रहे हैं। अब यहाँ तक इस बच्चे ने एक दो तीन सेंटेंसेस तो एटलीस्ट चलो बना लिया ना, विच इज गुड। और इसमें आप देखें ना, आपको खुद इसके अंदर क्लैरिटी जो है वो नजर आ रही होगी। एक्सट्रीम बर्डन कैन कॉज स्टूडेंट्स नहीं होना चाहिए, कैन मेक स्टूडेंट्स, ठीक है, कैन मेक स्टूडेंट्स लुक, can make students look towards drugs as a method to relieve stress नहीं होगा, बल्कि as a method, as an option to release stress। ठीक है। as a result, अब देखें ना ट्रांजिशनल डिवाइसेस का यहाँ पे यूज नजर आ रहा है। ठीक है, however इसने यूज किया है, फिर उसके बाद ये as a result यूज किया है। दिस इज व्हाट बेसिकली makes your summary look like a good summary। ठीक है। अच्छा, they sabotage their health and studies। Parental pressure can often cause students to feel overburdened, and this may affect the development of students' mind, leading to drug abuse. So it was a good summary. It was a good summary. It was a very good summary, and overall this paper was good। अब ये देखें छोटा, अब इस आंसर की आप लेंथ देख लें और उस जो पिछला पेपर था उसकी आप लेंथ देख लें। इन एडिशन टू द एक्साइटमेंट ऑफ द फ्रीडम फ्रॉम द कंट्रोल एनवायरनमेंट ऑफ स्टूडेंट्स of school, students often feel the stress of parental expectations, full stop, एक बात खत्म हो गई। Upon starting college, the students feel the pressure to perform well in their studies and to be the best in the chosen field। अब इसको आगे फर्दर आपने इसको लेके चलना था। आपने बताना था कि इन सारी चीजों से क्या होता है, आपको अपने आंसर को कल्मिनेट करना होता है, उसको आपको किसी कंक्लूजन पॉइंट पे लाके आपको छोड़ना होता है। इसलिए मैंने इस बच्चे को 3 नंबर दिए हैं। अदरवाइज इसके साथ सिर्फ एक कंक्लूजन का सेंटेंस होता तो इट वुड हैव बीन इजीली 4 आउट ऑफ 4। ठीक है, क्योंकि और इसमें किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, और इसके अंदर भी छोटी मोटी ग्रामर की मिस्टेक्स हैं। इफ द यूथ इज inclined towards drug addiction, the parents and teachers must try their level best to comfort the youth and they अच्छा, यहाँ पे comfort the youth, यहाँ पे आपको रुक जाना चाहिए था। यहाँ पे आपको देना चाहिए था they should explain to them about the harmful effects of drugs। ठीक है, अब and explain to them, ये this is not a right expression। ठीक है। In addition to this, they should stop pressurizing the youth or students beyond their limits। ठीक है, because parental academic pressure, अब यहाँ पे हाँ ठीक है, ये ठीक है, and overload can cause students to use drugs as a measure to relieve their stress। ठीक है। सो इसमें इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं था, तो इट वाज अ गुड। अब यहाँ पे ये जो क्वेश्चन था, इट वाज अटेम्प्टेड रियली वेल, आई गिव 4 आउट ऑफ 4। तो इसको जरा देख लेते हैं। फॉलोइंग आर सम ऑफ द फैक्टर्स विच मे लीड स्टूडेंट्स टू ड्रग एडिक्शन। पहला एकेडमिक प्रेशर, फिर उसके बाद स्ट्रेस एंड प्रेशर फ्रॉम पेरेंटल एक्सपेक्टेशन, इसको बोल्ड कर दिया। फिर उसके बाद इन ऑर्डर टू गेट थ्रू दीज प्रेशर स्टूडेंट्स लुक टुवर्ड्स ड्रग्स एज अ वे टू डिस्ट्रैक्ट देयर माइंड्स एंड टू डी स्ट्रेस। तो अब ये देखें ना, इसमें चीजें बिल्कुल क्लियर नजर आ रही हैं, एग्जामिनर को हर चीज जो है वो सामने नजर आ रही है। सो आई गिव 4 आउट ऑफ 4। अच्छा, इसी तरह से दिस वाज आल्सो गुड सेंटेंस। अब इसमें ये जो है measures to eradicate drugs from the society, ठीक है, it should be a sentence, it should not be in the form of a phrase। आप यहाँ पे, आप जिस तरह यहाँ पे आपने कहा था ना
कि फॉलोइंग आर सम ऑफ द फैक्टर्स। तो अब इसमें इसको आप देखें और इसको देखें तो आपको दोनों में फर्क नजर आ जाएगा। ऊपर वाला जो एक्सप्रेशन था दैट वाज स्ट्रॉन्ग, दिस इज नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज इट वाज इन द अबव अबव आंसर। तो ये इसमें था। फिर उसके बाद यहाँ पे हाँ ये इसमें था आइडियली इट शुड बी 4 पॉइंट्स। तो ये आई गेस मैंने आपका शायद पेपर पहले चेक किया था, सो आई वाज एक्सपेक्टिंग कि शायद ये 4 नंबर का क्वेश्चन है तो इसमें 4 ही आने चाहिए। तो अगर आप देखें ना यहाँ पे आप लिखते ना कि आइडियली मतलब फॉलोइंग आर द 2 मेजर्स टू इरेडिकेट ड्रग्स फ्रॉम सोसाइटी, तो मुझे भी अंदाजा हो जाता है कि अच्छा 2 ही पूछे गए होंगे। ठीक है, तो ये आपके 2 की बजाय यहाँ पे फिर क्या हो जाएंगे 3.5 हो जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे एड्रेस हो गई एंड वी आर डन विद दिस पेपर एज वेल। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। अब इसमें इसके अंदर भी यही प्रॉब्लम था कि पंक्चुएशन का ख्याल नहीं रखा गया। पंक्चुएशन के बाद नया सेंटेंस स्टार्ट करना है तो उसका पता नहीं है कैसे स्टार्ट करना है। अलॉन्ग विद एक्साइटमेंट ऑफ द फ्रीडम, स्टूडेंट्स में आल्सो फील स्ट्रेस एंड प्रेशर ऑफ पेरेंटल एक्सपेक्टेशन टू परफॉर्म वेल इन स्टडीज, फुल स्टॉप। फिर उसके बाद मोरएवर आना चाहिए, टू बी द बेस्ट इन द चोजन फील्ड एंड टू कोप विद पीयर इन्फ्लुएंस। तो इसके लिए क्या होता है मोरएवर, इसके अलावा टू बी द बेस्ट इन द चोजन फील्ड, अपने पसंदीदा मैदान में या अपने मुंतखब करदा मैदान में बेहतर होने के लिए, और पीयर इन्फ्लुएंस जो है यानी कि जो साथ जो हम उम्र जो तलबा होते हैं उनका जो प्रेशर होता है उससे कोप करने के लिए क्या होना चाहिए। मतलब कोई समझ नहीं आ रही। सो देखें ये आपने एक बिल्कुल ही एक अपने आंसर को ना जाके किसी खाई में फेंक दिया। ऊपर वाला जो सेंटेंस था उसको भी आपने वो अच्छा लिख लिया, उसके बाद आपने जाके उसको खाई में फेंक दिया कि चल यार मैं तुझे फेंक के आता हूँ। तो इस तरह का ब्लंडर बेटा आपने नहीं करना। ठीक है, डेंजर्स ऑफ ड्रग्स शुड बी एक्सप्लेन्ड इन स्कूल्स एंड यूनिवर्सिटीज। अब देखें मेजर्स टू एरेडिकेट ड्रग एडिक्शन, इट वाज अ गुड स्टार्ट। ये आपने बता दिया 2। ठीक है, 3.5 आपको इसमें नंबर मिल गए। ठीक है, सिंपल टू द पॉइंट आंसर। ड्रग्स डेंजर्स ऑफ द ड्रग्स शुड बी एक्सप्लेन्ड इन स्कूल्स एंड यूनिवर्सिटीज, पेरेंट्स एंड टीचर्स शुड नॉट प्रेशराइज द स्टूडेंट्स रिगार्डिंग देयर स्टडीज। ठीक है, 2 आपने रीजन बता दी, दैट इज इनफ। अच्छा, सो ओवरऑल दिस पेपर वाज गुड। इसमें कोई इतना इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं था, बस छोटे छोटे प्रॉब्लम्स थे, जैसे पेरेंट्स शुड नॉट प्रेशराइज देयर चिल्ड्रन रिगार्डिंग स्टडीज इफ देयर चाइल्ड इज, यहाँ पे इफ देयर चाइल्ड इज टुवर्ड्स ड्रग एडिक्शन, नहीं इफ देयर चाइल्ड इज इंक्लाइंड टुवर्ड्स ड्रग एडिक्शन, तो फिर आपका वो मतलब देखें इज टुवर्ड्स एडिक्शन, यहाँ पे आपने मेन वर्ब जो था उसको आपने क्या कर दिया यहाँ पे मिस कर दिया, तो उसका मैंने आपका आधा नंबर यहाँ पे काटा है। तो ओवरऑल इट वाज गुड। ठीक है, थोड़ी समरी आपकी शॉर्ट थी और इसमें ट्रांजिशनल डिवाइसेस आपने यूज नहीं किए हुए थे। अगर आप इसमें ट्रांजिशनल डिवाइसेस यूज करते तो आई कुड हैव इजीली गिवन यू 7.5 आउट ऑफ 8। ठीक है, तो बाकी आपका ये वाला जो पेपर था जिसका भी था इट वाज अ गुड पेपर। अच्छा, उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। ये वाला जो बच्चा है आई डोंट नो हु दैट चाइल्ड इज, बट इसका भी यही प्रॉब्लम था, बहुत छोटे छोटे आंसर्स और उसके अंदर भी जो है वो वही जो गार्डन पाथ सेंटेंसेस हैं वो यूज किए हुए हैं। एज स्टूडेंट्स क्रॉस द थ्रेशोल्ड ऑफ कॉलेज दे एक्सपीरियंस द न्यू फ्रंटियर ऑफ फ्रीडम। तो ये आपने पूरी की पूरी लाइन जो है ये पैसेज में से कॉपी की हुई है। जब आपकी अपनी लिखने की बारी आई, ऑल फ्रीडम टू चूज एंड पार्टिसिपेट, अब ये पूरा सेंटेंस ही नहीं है, ऑल फ्रीडम टू चूज एंड पार्टिसिपेट ऑन देयर ओन स्वीट विल। अब दिस इज नॉट अ कंप्लीट सेंटेंस, आपने इसके बाद फुल स्टॉप भी लगाया, इट्स नॉट अ सेंटेंस। हाउएवर दे आल्सो फेस एकेडमिक प्रेशर। अब ये सेंटेंस एक ठीक था। तो अब मैंने इसमें 3 आपको दे दिए थे, जबकि मुझे आपको 3 नहीं देने चाहिए थे, इसमें से आइडियली मुझे आपको 2 नंबर ही देने चाहिए थे। ठीक है, क्योंकि पहला वाला सेंटेंस तो आपने पैसेज में से कॉपी किया हुआ है, तो ये एक सेंटेंस आपका अपना है, दरमियान वाला सेंटेंस आपका ठीक ही नहीं है। तो सेम यही प्रॉब्लम था। एज स्टूडेंट्स क्रॉस द थ्रेशोल्ड ऑफ कॉलेज दे फेस्ड, क्रॉस है तो फिर यहाँ पे फेस नहीं आना चाहिए, फेस आना चाहिए। एक्साइटमेंट ऑफ फ्रीडम एज वेल एज मैनी डिफिकल्टीज। तो आप इसमें प्रॉब्लम्स इंक्लूड, तो ये ऐसे ऐसे ना जैसे आप कोई वो ग्रॉसरी के लिए लिस्ट बना रहे होते हैं ना, तो आपने ग्रॉसरी के लिए लिस्ट बनाई हुई है, तो आप इसमें बताते हैं ना कि फॉलोइंग और द मेन प्रॉब्लम्स दैट लीड द स्टूडेंट्स टुवर्ड्स ड्रग एडिक्शन। उसके बाद आप बताते हैं एकेडमिक प्रेशर, फिर स्टडिंग ऑल नाइट एंड समटाइम्स फेलियर। अब ये समटाइम्स फेलियर क्या है, आप यहाँ पे कहें फियर ऑफ फेलियर, तो फिर बात समझ आती है। तो आप इसका अपने आंसर को इस तरह मत लिखें जैसे आप कोई ग्रोसरी की लिस्ट बना रहे हैं, उसको प्रॉपर तरीके से आप उसको फ्रेज करें, प्रॉपर तरीके से अपने आंसर्स को फ्रेम करें। सेम वही प्रॉब्लम है, छोटे आंसर्स हैं उसमें उसमें फ्रेजेस जो हैं उनको सही तरीके से यूज नहीं किया हुआ। ड्यू टू एकेडमिक प्रेशर, फुल या कॉमा लगाएं, मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स आर एडिक्टेड टू ड्रग्स। अच्छा, फुल स्टॉप यहाँ पे आएगा, फिर उसके बाद यहाँ से अगला सेंटेंस स्टार्ट होगा, टू कंट्रोल देम
द पेरेंट्स एंड एज वेल द टीचर्स, ये क्या बात हुई भाई? सिंपल ये कहेंगे द पेरेंट्स एंड द टीचर्स शुड मस्ट हैव टू मोटिवेट, नहीं, शुड मोटिवेट द स्टूडेंट्स, सिंपल। अच्छा, दे शुड नॉट डैश एनी प्रेशर, दे शुड नॉट एनी प्रेशर, ये क्या बात हुई? दे शुड नॉट पुट एनी प्रेशर। देखिए वर्ब्स मिसिंग है। द मेन प्रॉब्लम इज कि आप लोग वर्ब्स यूज नहीं करते। जब तक आप वर्ब्स यूज नहीं करेंगे आपको नंबर्स नहीं मिलेंगे। अब यहाँ पे आपने वही चीज दोबारा रिपीट कर दी, जो ऊपर आपने फैक्टर्स बताए हुए थे उन्हीं को आपने दोबारा से रिपीट कर दिया। अच्छा, फिर उसके बाद यहाँ पे इसमें भी यस वी एग्री विद द ऑथर, आपसे पूछा गया था, सबसे पूछा नहीं गया था, आपने अपनी बात करनी है। आपने कहना यस आई एग्री विद द ऑथर दैट पेरेंट्स expectation that parental expectations are also cause of drug addiction। ठीक है, सिंपल। मजा नहीं आता। आप ऐसे सेंटेंसेस बनाते हैं ना कि वो बाज दफा टीचर को समझ ही नहीं आती कि वो इसका क्या, इसको करेक्ट कैसे करे। ठीक है। फिर उसके बाद मेन मेजर्स विच मस्ट बी टेकन टू प्रिवेंट ड्रग एडिक्शन फ्रॉम सोसाइटी आर डू नॉट, ये क्या है? डू नॉट एक्सर्ट एनी, डू नॉट एक्सर्ट है क्या है, पता नहीं क्या ये लिखा हुआ था। डोंट एक्सर्ट एनी प्रेशर ऑन स्टूडेंट्स। यहाँ पे आप सिंपल एक सेंटेंस बनाएं कि इंपेरेटिव सेंटेंस आप क्यों बना रहे हैं आप? यहाँ पे क्या आप यहाँ पे कहें कि द स्टूडेंट शुड नॉट बी प्रेशराइज, नंबर वन। स्टूडेंट शुड नॉट बी फोर्स्ड, दे शुड नॉट बी ट्रीटेड हार्शली, एंड दे शुड नॉट। अब ये देखें ना, एक ही चीज को आप रिपीट कर रहे हैं, प्रेशराइज ना करें उनको, स्ट्रेस उनको ना दें, तो एक ही चीज है ना, प्रेशराइज करना और स्ट्रेस लेना एक ही चीज होती है, तो रेपिटेशन है। समरी के अंदर भी इसी तरह के प्रॉब्लम्स थे। टाइटल आपने, मैंने आपको कल बताया भी था क्लास में भी कि आपने वही सेम जो टाइटल है उसको आपने रिपीट नहीं करना, बल्कि आपने अपना टाइटल बनाना है। So you need to work on your sentence structure, and instead of writing in hodgepodge, you need to properly organize your thoughts, and you should avoid repeating sentences and expressions। क्योंकि आप जब sentences को और expressions को repeat करते हैं तो उससे एग्जामिनर को ये मैसेज आता है कि इस बच्चे को खुद से लिखना नहीं आता, इस बच्चे के पास expressions नहीं है, राइट? तो वो फिर आपको क्या होता है, आपको उसमें प्रॉब्लम आती है। अच्छा, इसमें भी वही प्रॉब्लम, सेम प्रॉब्लम है। अगर मैं एक पेपर भी सिर्फ चेक कर लेता और उसी में जो मैंने आपको चीजें बताई हैं वही बार बार रिपीट हो रही हैं। द स्वीट विल मीन्स दैट द स्टूडेंट्स क्रॉस द थ्रेशोल्ड ऑफ कॉलेज, गलत लिख रहे हैं आप। स्वीट विल का ये मतलब नहीं होता। फिर उसके बाद आपने कोपिंग मैकेनिज्म का भी आपने गलत लिखा हुआ है। द एक्सप्रेशन कोपिंग मैकेनिज्म मीन्स विदाउट बीइंग अवेयर ऑफ डेट्रीमेंटल कॉन्सिक्वेंसेज, गलत लिख रहे हैं बेटा। कोपिंग मैकेनिज्म बेसिकली क्या होते हैं, वो स्ट्रेटजीज होती हैं जिससे आप किसी भी सिचुएशन को टैकल करते हैं। स्वीट विल क्या होती है? स्वीट विल वो होती है कि जिसमें आपको आप अपनी फ्रीडम को मिस यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, कि आपको एक चीज में एक कोई चीज उसमें एक अट्रैक्शन नजर आ रही होती है और आप कहते हैं चलो ठीक है मैं आज अपनी मर्जी कर लेता हूँ। ठीक है, आज जैसे वो राइटिंग कर रहे होते हैं और आप कहते हैं चलो आज मैं चीटिंग कर लेता हूँ, तो अब वो स्वीट विल होती है कि आप अपनी सिर्फ ख्वाहिश को प्रेफर कर रहे हैं और आपको पता है कि आप गलत कर रहे हैं, लेकिन आप अपनी ख्वाहिश पूरी करने के लिए जब कुछ करते हैं तो दैट इज द स्वीट विल। अच्छा, बहुत वीक सेंटेंसेस हैं बेटा आपके। यू रियली नीड टू वर्क ऑन योर सेंटेंस स्ट्रक्चर। आफ्टर द स्टूडेंट्स क्रॉस अ थ्रेशोल्ड ऑफ कॉलेज दे फील प्रेशर एंड स्ट्रेस, parental expectations to perform well in studies, and also ये पता नहीं क्या है, best in field that have पता नहीं आपने मुझे जिस तरह, आई डोंट नो वेदर यू लूज कंट्रोल, या पता नहीं आपको क्या होता है, बट मुझे ऐसे फील हुआ कि जैसे आप एक सेंटेंस सही लिखते हैं और फिर उसके बाद आप ना यू लूज कंट्रोल, यू लूज कमांड ऑन योर लैंग्वेज, उसके बाद आपकी लैंग्वेज के ऊपर जो कमांड है वो नहीं रहती। सर कैन वी मेक हेडिंग्स इन आवर आंसर्स? यस यू कैन मेक हेडिंग्स, यू कैन मेक हेडिंग्स इन योर आंसर्स, देयर इज नो हार्म इन दैट। अच्छा, सेम प्रॉब्लम्स वेरी कोई बाज दफा ऐसा होता है कि आप एक ऐसा आंसर बनाते हैं जिसकी कोई सेंस ही नहीं बनती। जैसे आपने यहाँ लिखा हुआ है कि इफ द यूथ इज इंक्लाइंड टुवर्ड्स द ड्रग एडिक्शन, द parents are largest influence of external pressure of their youth, it will make the students to cannot achieve our future goals and also affect the progress। कोई समझ नहीं आ रही बेटा, कोई समझ भी नहीं आ रही इसमें से, it does not make any sense। इसमें भी the writer tells about the passage, the writer tells about the passage is that those students involved towards the drug addiction when are under heavy demand of time and energy to meet academic। No, you need to simple sentences बनाएं, simple sentences, 5 वर्ड्स के, 6 वर्ड्स के सिंपल सेंटेंसेस बनाएं। और
या अच्छा, अब यहाँ पे आपने बताया कि यस आई एग्री विद द ऑथर दैट पेरेंटल एक्सपेक्टेशंस आल्सो बिकम अ कॉज ऑफ ड्रग एडिक्शन। व्हाई डू यू एग्री? ये आपने नहीं बताया कि आप क्यों एग्री करते हैं। ठीक है, तो आपने यहाँ पे भी आपने आपको कहा गया था कि आप स्टेप्स बताएं कि कौन से स्टेप्स हम जो है वो ले सकते हैं टू इरेडिकेट ड्रग एडिक्शन। तो आप स्टेप्स बताने की बजाय आप ड्रग एडिक्शन की कॉजेज बताने लग गए हैं। तो इसका मतलब है कि आपने सवाल को समझा ही नहीं है, राइट? सो दीज आर द प्रॉब्लम्स। आपको अपने सेंटेंस स्ट्रक्चर पे काम करने की जरूरत है, एंड यू नीड टू डू द प्रूफ रीडिंग आफ्टर राइटिंग। पढ़ने के बाद, लिखने के बाद एक दफा अगर आप अपने लिखे हुए को पढ़ लेंगे तो इट वुड बी ग्रेट। ठीक है, तो उसके बाद अब ये देखें ना कि इस तरह तो इतना छोटा आंसर तो नहीं लिखना होता ना। इन दिस पैसेज स्वीट विल मीन्स द ऑन विल ऑफ अ स्टूडेंट। यहाँ पे लिखें द पर्सनल विल ऑफ अ स्टूडेंट। अब इसको फर्दर आप एक्सप्लेन करें। ठीक है, ये तो अगर आपसे कोई पूछे कि आप की जो है ना वो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड की आप डेफिनेशन करें, तो आप कहें कि अ बॉन्ड विच इज कोऑर्डिनेट एंड कोवलेंट इज कॉल्ड अ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। तो ये तो कोई जवाब ना हुआ ना। यू हैव टू एक्सप्लेन इट। कोपिंग मैकेनिज्म मीन्स टू द डीलिंग प्रोसेस। नहीं, ऐसे मजा नहीं आता। इस तरह के आंसर जो हैं वो छोटे छोटे, तो ये दो लाइंस के, तीन तीन लाइंस के आंसर जो उसमें भी फिर प्रॉब्लम्स हों, तो इस तरह फिर गुजारा बच्चे नहीं होता। अब ये देखें ना, ये तो कोई आंसर नहीं है। अलॉन्ग विथ फ्रीडम स्टूडेंट्स फेस होप ऑफ पेरेंट्स hopes of parents in education and to handle his own age people as well as living alone। कोई कुछ समझ नहीं आ रही क्या कहना चाह रहे हैं, कोई कुछ मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि व्हाट आर यू एग्जैक्टली ट्राइंग टू से। और इतना छोटा आंसर, और उसमें भी कोई जान नहीं है, उसमें भी कोई काम की चीज नहीं है, तो इट हैज नॉट वर्क लाइक दैट। तो इस बच्चे का यही प्रॉब्लम था। आंसर बहुत शॉर्ट थे। और फिर उसके बाद यहाँ पे आप देखें ना, प्रोनाउन एंटीसीडेंट का मैंने आपको प्रॉपर कैटेगोरिकली एक टॉपिक आपको मैंने पढ़ाया था। आई एग्री व्हेन द राइटर सेज दैट पेरेंटल एक्सपेक्टेशन इज द कॉज ऑफ ड्रग एडिक्शन बिकॉज। अच्छा, फिर उसके बाद यहाँ फुल स्टॉप लगाएं, फिर उसके बाद यहाँ से स्टार्ट करें। इट कॉजेज स्ट्रेस इन स्टूडेंट्स एकेडमिक एनवायरनमेंट एंड दे हैंडल। अब यहाँ पे स्टूडेंट आप कह रहे हैं, नीचे दे लेकर आ रहे हैं, तो यहाँ पे सिंगुलर है तो उसकी जगह पे आप प्लूरल प्रोनाउन क्यों लेकर आ रहे हैं? तो इस चीज़ का आप ख्याल रखें। अच्छा, फिर उसके बाद टाइटल आप देखें, ड्रग एडिक्शन एंड चैलेंजेस स्टूडेंट फेस इन कॉलेज लाइफ। बहुत वेग आपका टाइटल था। तो इस तरह टाइटल नहीं बनाते होते। टाइटल आपने उस तरह बनाना है जिस तरह मैंने आपको बताया था। एंड यू नीड टू इम्प्रूव योर सेंटेंस स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। दिस पेपर वाज रियली गुड। The expression sweet will indicates that students the that the students are now free to decide if they want to participate in extracurricular activities or not. It is up to them to choose their, अब यहाँ पे ये their नहीं होना चाहिए था, choose their social activities, likes and dislikes। अच्छा, अब यहाँ पे आपने जो coping mechanism था उसको आपने explain नहीं किया था। According to the given text, freedom turns up a chasm of destruction after the students cross the threshold of college because of parental expectations। यहाँ पे अच्छा, अगला सेंटेंस यहाँ से स्टार्ट होना चाहिए। बिकॉज ऑफ पेरेंटल एक्सपेक्टेशंस टुवर्ड्स स्टूडेंट स्टडीज एंड प्रेशर ऑफ द गुड ग्रेड्स एकेडमिक प्रेशर इज इन लैक ऑफ टाइम मैनेजमेंट। अब ये देखें ना, ये पूरा का पूरा फिर क्या हो जाता है, इस तरह से अगर आप इसको देखें तो ये आपका पूरा का पूरा वीक हो जाता है। ठीक है, टू मैनेज ऑल थिंग्स टुगेदर इज नॉट इजी, सो द फ्रीडम will start turning into stress and tension as time passes। अब as time passes ठीक है, it is acceptable, but आप इसको इससे तभी कर सकते हैं as the time will pass। ठीक है, as the time will pass। अच्छा, फ्रॉम द अबव पैसेज इट, अब ये आपने बहुत ज्यादा यूज किया हुआ था। इट केम टू नो, इट केम टू नो नहीं यूज करते। आप यूज सकते फ्रॉम द पैसेज इट इट कैन बी कंक्लूडेड, या द फ्रॉम द अबव पैसेज। कौन सा अबव पैसेज? तो ये फ्रॉम द अबव पैसेज इस तरह का कभी भी हम एक्सप्रेशन जो है वो आंसर्स के अंदर यूज नहीं करते। हाँ, जब आप लिख रहे होते हैं तो लिखते हुए आप कह सकते हैं कि जो मैंने ऊपर वाला पैसेज लिखा है उसमें ये बात है। आंसर्स में कभी भी आप अबव पैसेज, बिलो पैसेज, फॉलोइंग पैसेज, इस तरह के वर्ड्स आप जो है वो यूज नहीं करते होते। ठीक है, आफ्टर रीडिंग द, ये क्या था, गायर पैसेज, ये मुझे इसकी समझ नहीं आई थी। इट कम टू नो दैट, तो ये इट कम टू नो दैट आपने बार बार यूज किया हुआ था, तो इस तरह के एक्सप्रेशन आप ना यूज करें। अकॉर्डिंग टू द राइटर, ये आपने गलती दो तीन जगह पे की हुई थी। तो ओवरऑल यू कैन, इफ यू इम्प्रूव योर दीज मिस्टेक्स, ये जिस बच्चे का भी पेपर है, आई डोंट नो किसका पेपर है, इफ यू कैन इम्प्रूव दिस मिस्टेक्स, तो आप बड़ी आसानी से समरी का जो पेपर है उसमें से बिटवीन 24 to 26 नंबर्स आप बड़ी आसानी के साथ ले सकते हैं, इफ यू कैन वर्क ऑन दीज छोटी छोटी सी मिस्टेक्स।
अच्छा, इसमें भी वही प्रॉब्लम्स, गार्डन पाथ एक्सप्रेशन। यहाँ से शुरू होता है एकेडमिक। यहाँ पे आप देखें ना कि along with the excitement of freedom, students feel stress and pressure of parental expectation to perform well in studies and to be best in the chosen field and to cope with peer influence, and यहाँ पे फिर academic pressure when the students are under heavy demand of time and energy to meet academic। दिस इज अ गार्डन पाथ सेंटेंस। वो ऐसे एक आपने एक रास्ता बनाया, उसमें से छोटे छोटे रास्ते और निकाले जा रहे हो। अगर देखा जाए तो इस पूरे आंसर के अंदर देर इज ओनली वन सेंटेंस, और उस सेंटेंस के अंदर पता नहीं कितनी आपने फर्दर फ्रेजेस और क्लॉजेस डाल दी हैं जिनकी कोई लॉजिक नहीं बनती। ठीक है, कोई इसमें कोई लॉजिक नहीं। अब तो बेटा मैंने पेपर क्लोज कर दिया, आप फौरन से पूछते तो मैं आपको बता देता। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ कॉलन किस तरह यूज करना है। कॉलन यूज करने का तरीका ये होता है कि जिस तरह मिसाल के तौर पर ड्रग एडिक्शन है ना, ड्रग एडिक्शन, आप कॉलन से पहले ना एक सिंगल वर्ड या एक एक वर्ड देते हैं। जैसे ना मिसाल के तौर पर आप कहते हैं ड्रग एडिक्शन, ड्रग्स एडिक्शन कॉजेज एंड रिजल्ट्स, इस तरह से। फिर उसके बाद आप यहाँ पे जैसे कहें ड्रग्स, या पहले सिंपल वर्ड आप देते हैं ना, सिंगल सिंगल वर्ड या एक सिंगल एक्सप्रेशन आप देते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर आप कहते हैं पेरेंटल प्रेशर, पेरेंटल प्रेशर रिजल्ट्स, रिजल्ट्स एंड इम्पैक्ट्स। इस तरह से आप कॉलन को यूज करते हैं। कॉलन से पहले आपका मेन जो आर्ग्यूमेंट पॉइंट होता है वो होता है जिस चीज के ऊपर आप कोई आर्ग्यूमेंट डेवलप करना चाह रहे हैं, वो कॉलन से पहले होता है, और उसके बारे में जो आप आर्ग्यूमेंट दे रहे होते हैं वो कॉलन के बाद आता है। सो दिस इज हाउ वी यूज द कॉलन। अच्छा, तो अब इसके अंदर देखें ना, इस पूरे आंसर के अंदर, सर आई गेट कंफ्यूज व्हाइल स्टार्टिंग अ न्यू सेंटेंस, फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट। देखें, सिंपल सा इसका तरीकाकार ये होता है कि आप एक सेंटेंस जहां से आपका खत्म होगा वहीं से आप अगला दूसरा सेंटेंस शुरू करेंगे ना। पहले आपको एक बात को कंप्लीट करना है। अब इसमें अलोंग विद द एक्साइटमेंट ऑफ फ्रीडम, स्टूडेंट्स फील स्ट्रेस एंड प्रेशर ऑफ पेरेंटल एक्सपेक्टेशन। ठीक है, यहाँ पे रुकते हैं। इन ऑर्डर टू परफॉर्म वेल इन देयर स्टडीज एंड टू बी बेस्ट इन द चोजन फील्ड। अब ये देखें ना, अब यहाँ से आप बिल्कुल यू हैव जस्ट आउट बस्टेड योर एक्सप्रेशन। अब देखें, along with the excitement of the freedom, students feel stress and pressure of parental expectation to perform well in studies and to be best in the chosen field and to cope with the peer influence, academic pressure when the students। अभी academic pressure when the students ये क्या है? इसमें दिस अ गार्डन पाथ सेंटेंस। इस सेंटेंस की कोई सेंस ही नहीं बन रही, इसमें से कोई भी चीज जो है वो इसमें से ऑब्टेन नहीं की जा सकती। Should we avoid using conjunctions and infinitives in our answer? Yes, you should avoid। You should avoid conjunctions and infinitives। conjunctions की जगह पे आप यूज करें transitional devices। अच्छा, अकॉर्डिंग टू द राइटर द फैक्टर्स विच लीड द स्टूडेंट्स टुवर्ड ड्रग एडिक्शन। अब ये जो ऊपर चीजें आपने लिखी हैं उन्हीं को आप दोबारा से क्या करते जा रहे हैं, रिपीट करते जा रहे हैं, उन्हीं को फर्दर आप रिपीट करते जा रहे हैं, विच इज नॉट गुड, विच इज नॉट गुड एट ऑल। अच्छा, यस आई एग्री विद द ऑथर दैट पेरेंटल एक्सपेक्टेशन इज द कॉज ऑफ ड्रग एडिक्शन बिकॉज। अब यहाँ पे रुक जाएं आप, यहाँ पे रुक जाएं और यहाँ से आप स्टार्ट करें। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिली। ठीक है, द फादर एंड द मदर। आप फादर एंड मदर की जगह आप सिंपली कहना पेरेंट्स, पेरेंट्स अर्न मनी आफ्टर एक्सट्रीम हार्ड वर्क। ठीक है, अच्छा फिर उसके बाद यहाँ पे रुकते हैं। फिर उसके बाद ये कहें कि फ्रॉम द वेरी स्टार्ट ऑफ देयर चाइल्ड्स एजुकेशन, दे स्टार्ट। आप यहाँ से कहें कि इन फ्रॉम द वेरी स्टार्ट पेरेंट्स स्टार्ट फीडिंग द चिल्ड्रन। अब ये आप ना बिल्कुल एक ऐसे लग रहा है कि जैसे यू आर टेकिंग थिंग्स पर्सनल, और आप अपनी कहानियां बताना शुरू कर आपने कर दी। यू नो दैट सेंटिमेंटालिटी कि समटाइम्स अ क्वेश्चन अपील्स टू यू एंड यू स्टार्ट राइटिंग अबाउट दैट। So there is no need to go for that lengthy explanation and कि वो मिडिल क्लास फैमिली से होते हैं और पेरेंट्स बहुत ज्यादा बच्चों पे वो कर रहे होते हैं। इस तरह के जवाब में आपको देने की जरूरत है। सिंपल सिंपल आप ये बताएं कि पेरेंट्स बच्चों को प्रेशराइज करते हैं, पेरेंट्स बच्चों से एक्सपेक्ट करते हैं, पेरेंट्स जो है वो बच्चों के ऊपर ये कंडीशंस लगा देते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से बच्चे जो है वो प्रेशर में आ जाते हैं और बच्चे जो हैं वो फिर इवेंचुअली जो है वो दे एस्केप टुवर्ड्स ड्रग्स।
तो मैंने जितने भी पेपर चेक किए उसमें मुझे कोई भी किसी भी बच्चे के आंसर के अंदर कोई ऐसी चीज नजर नहीं आई कि जिससे मुझे लगे कि हाँ यार इस बच्चे की वोकैबुलरी बहुत अच्छी है, या ये बच्चा जो है ये मतलब इसका एक्सप्रेशन बहुत अच्छा है। तो आप क्या करते हैं, वो वही उसी चीज को आप रिपीट कर रहे होते हैं उन्हीं वर्ड्स के ऊपर जो आपको जो पैसेज दिया गया होता है उसी पैसेज के ऊपर ही आप खड़े होकर अपने आंसर जो है उनको आप फ्रेम कर रहे होते हैं। तो इस बच्चे का ये प्रॉब्लम था कि क्लियर एंड सिंपल सेंटेंसेस नहीं थे, एंड whoever that child is, he or she should avoid using redundant and long phrases, and punctuations का जो इस्तेमाल है उसको आपको बहुत केयरफुली जो है वो करना है। एंड यस, आई गेस दिस इज द लास्ट पेपर। दो अभी हैं और भी पेपर्स हैं, यस दो पेपर्स और रहते हैं। अच्छा, अब ये वाला जो पेपर था, the writer says that when the students pass, this was comparatively better, yes this was a comparatively better। और इसमें देखें ये पेपर ग्रुप में भी आप लोगों के साथ शेयर हुआ है, इसमें से मैंने इस बच्चे को 8 में से 8 दिए समरी में। न्यू फ्रंटियर्स ऑफ फ्रीडम फॉर यूथ एंड ड्रग एडिक्शन, कि वो कौन कौन से न्यू फ्रंटियर्स होते हैं और फिर उनका ड्रग एडिक्शन से क्या ताल्लुक होता है। इट्स अ गुड टाइटल। फिर उसके बाद इस टाइटल के अंदर पंक्चुएशन के छोटे छोटे मोटे मिस्टेक्स थे, बट अदरवाइज इट वाज अ गुड क्वेश्चन। यहाँ पे उसके बाद द एक्सप्रेशन स्वीट विल, अब देखें, मीन्स डिजायर टू डू समथिंग विदाउट कंसिडरिंग इंटरेस्ट ऑफ अदर पीपल। आफ्टर कॉलेज लाइफ द स्टूडेंट्स बिकम इंडिपेंडेंट टू डू देयर टास्क अकॉर्डिंग टू देयर स्वीट विल। दे कैन ऑल्सो, अब इसमें कॉपिंग मैकेनिज्म को भी बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। सो दिस पेपर वाज रियली गुड। आई वुड सजेस्ट कि आप लोग इस पेपर को एज अ सैंपल जो है वो जाके आप देखें। ठीक है, अब यहाँ पे ये था कि इंस्पाइट ऑफ फ्रीडम फ्रॉम द रिस्ट्रिक्टेड इन्वायरमेंट, यहाँ पे होना चाहिए डिस्पाइट द फ्रीडम। इंस्पाइट के साथ ऑफ लगता है, डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं लगता है। डिस्पाइट द फ्रीडम from restricted environment of college life, students face mental issues like depression, stress, and anxiety. In stress, they face pressure due to high expectations of their parents. They face pressure from society because now they have to live on their own without any help. They need to study। अब देखें ना, कम से कम इसमें 6-7 सेंटेंसेस हैं, 6-7 सेंटेंसेस इस बच्चे ने इसमें बनाए हैं। इसी तरह हर हर क्वेश्चन के अंदर जो है वो मुझे कम से कम भी ना, अभी जिस तरह ये वाला क्वेश्चन है इसमें एक सेंटेंस यहाँ पे खत्म हुआ है, दूसरा यहाँ पे खत्म हुआ है, तीसरा यहाँ पे खत्म हुआ है, चार चार सेंटेंसेस हैं। तो आप कम से कम 4-4 5-5 सेंटेंसेस तो हो ना। ठीक है, अब यहाँ पे फैक्टर्स का वर्ड लिखा हुआ था, आपने बेटा जिसका भी ये पेपर था आप बताएं कि किस चीज के आप फैक्टर्स बता रहे हैं। ठीक है, द फैक्टर्स दैट लीड द स्टूडेंट्स टुवर्ड्स ड्रग एडिक्शन, आप यहाँ पे लिखें फैक्टर्स ऑफ ड्रग एडिक्शन अगर आप टाइटल दे रहे हैं, वरना फिर ना ही दें टाइटल, यहीं से उसको पता चल जाएगा एग्जामिनर को। तो इसके अंदर भी अच्छा खासा मटेरियल, द इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आपका मटेरियल हो और वो मटेरियल भी ऐसा हो कि जो कि क्या हो, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हो। आई एम सॉरी आई कुड नॉट चेक दिस क्वेश्चन। मेजर्स, तो किस चीज के मेजर्स हैं, चले मैं इसको देख लेता हूँ। In order to eradicate the drug addiction from society, following measures are to be taken। अब देखें ना, इस तरह से आप इसको स्टार्ट करते हैं कि ये वाले प्रॉपर एक सेंटेंस बनाया हुआ। फिर उसके बाद पेरेंट्स एंड टीचर्स शुड प्ले पिवटल रोल in development of students, they should encourage them in academic activities। अब पहला फैक्टर है उसमें 2 सेंटेंसेस बनाए हैं। उसके बाद एजुकेशनल इंस्टीट्यूट शुड कंट्रोल यूज ऑफ ड्रग्स बिकॉज these are these are main hubs of drugs, and moreover lectures should be given to students to aware them about आगे ड्रग्स वगैरह लिखने। तो अब ये भी क्या है कि इसमें देखें कि एक तो पहले एक ओपनिंग स्टेटमेंट हो गई, फिर उसके बाद दो उसने जो है वो मेजर्स बताए हैं, हर मेजर को 2-2 सेंटेंसेस के अंदर एक्सप्लेन किया है। तो भाई इस तरह फिर आप करेंगे तो आपको 4 आउट ऑफ 4 मिलेंगे। ऑलराइट, देखें आप रिपीट कर सकते हैं, अबीरा आप रिपीट कर सकते हैं, लेकिन उसके ऊपर डिपेंड ना करें ना। मतलब वन ऑड एक्सप्रेशन अगर आप लेते हैं तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन आप उसके ऊपर बिल्कुल डिपेंड ना करने बैठ जाए। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, इट वाज गुड दिस, ये वाला जो पेपर था इट वाज गुड, बट इसमें भी यही था कि आंसर जो थे वो शॉर्ट थे। ठीक है, मुझे ये पेपर बहुत अच्छा लगा था, बट आई विश कि अगर थोड़ा सा और इसमें लिखा हुआ होता तो ये बच्चा जो है ये अच्छे नंबर जो है वो स्कोर कर सकता है। इसमें एक्सप्रेशन वीक था। इन एडिशन टू एक्साइटमेंट ऑफ फ्रीडम, स्टूडेंट्स आल्सो फील स्ट्रेस एंड प्रेशर ड्यू टू पेरेंटल गाइडेंस गोल्स। अब यहाँ पे आप रुकते हैं, फिर उसके बाद टू बिकम अ रैंक्ड ऑफिसर इन फील्ड एंड टू कंप्लीट विद, अगेन वही चीज़ है ना जो सारे बच्चों का प्रॉब्लम है कि आप लोग सेंटेंसेस को कंट्रोल नहीं कर पाते। अच्छा, तो बट ओवरऑल दिस पेपर वाज गुड। अब इसमें देखें ना, इतना छोटा आंसर तो नहीं होना चाहिए ना। अब ये वाला आंसर आप देखें और ये वाला देखें तो आपको खुद समझ आ जाएगी। एक ये आंसर है, इसके अंदर आप लेंथ देख लें,
और इसके अंदर आप लिखते हैं फॉलोइंग मेजर्स कैन बी हेल्पफुल इन इरेडिकेशन ऑफ ड्रग एडिक्शन फ्रॉम सोसाइटी, अवेयरनेस अबाउट हार्म्स ऑफ ड्रग्स, रियलिस्टिक गोल्स ऑफ पेरेंट्स फॉर स्टडीज। अब यहाँ पे आप आंसर दे रहे हैं फ्रेज की सूरत में, आप बना रहे हैं एक फ्रेज, नॉट इवन अ सिंगल सेंटेंस, और दूसरी तरफ एक बच्चा है जो 2 सेंटेंसेस बना रहा है। तो आप खुद फिर फैसला कर रहे हैं कि किसको कितने नंबर मिलेंगे। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि उस पेपर को भी, उस आंसर को भी 4 नंबर मिले और आपको भी 4 नंबर मिले। आप अपना कंटेंट देख लें और उसका कंटेंट देख लें। सो द इंपॉर्टेंट थिंग इज कि यू नीड टू कम अप विद स्ट्रॉन्ग एक्सप्रेशंस, यू नीड टू कम अप विद स्ट्रॉन्ग एक्शन वर्ब्स, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि आपको पेपर में जो 28 मार्क्स का आपका पेपर है, योर मिनिमम टारगेट शुड बी 25। इसमें अगर आप 25 नहीं लेते तो फिर इसका मतलब यह है कि आपके 90 प्लस नहीं आएंगे, क्योंकि आपके बाकी जो क्वेश्चंस हैं, जैसे आपका लाइक प्ले प्ले वाला क्वेश्चन है, या उसके बाद आपका जो रिपोर्ट वाला है, ऐसे वाला है, लेटर वाला है, रेज्यूमे वाला है, तो उन वहां पे तो आपका एक एक नंबर तो कटेगा ही कटेगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे अगर आपने बहुत ज्यादा नंबर कटवा लिए, 28 में से अगर आप 21-22 नंबर लेके बैठे होंगे, तो फिर आपके 90 प्लस नंबर नहीं आएंगे। तो हमारा मिनिमम टारगेट ये है कि हमने एटलीस्ट 90 प्लस को टच करना है, एंड एवरी वन विल टच। जिन बच्चों को मैंने कहा है कि आपका वीक एक्सप्रेशन है और आपके सेंटेंसेस ठीक नहीं है, अभी जितने बच्चों का भी मैंने पेपर्स का एनालिसिस किया है, उसमें कोई भी एक ऐसा बच्चा नहीं है कि जिसका मैं कह सकूं कि नहीं ये तो 90 ले ही नहीं सकता। आप सबके सब जो है वो 90 प्लस स्कोर कर सकते हैं, बट वो उस सूरत में ही कर सकते हैं जब आप जो चीजें मैंने आज आपको बताई हैं, आप इनको खुले दिल के साथ, चीजों को पर्सनल लेने की बजाय, चीजों को दिल पे लेने की बजाय, मेरी बातों को, यस आई नो कि मैं स्ट्रिक्ट था, मैंने बहुत हार्श बातें की हैं, और मैंने वो गुस्से में नहीं की, मैंने बिल्कुल होशो हवास में एक एक वर्ड जो मैं कह रहा था, मुझे पता था कि आई एग्जैक्टली न्यू कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। तो हो सकता है कि आपको मेरी बातें थोड़ी सख्त लगी हों, थोड़ी तलख लगी हों, लेकिन वो सख्ती, वो तलखी, वो सिर्फ और सिर्फ आपको समझाने के लिए थी, सिर्फ और सिर्फ आपको ये अंडरस्टैंडिंग देने के लिए थी कि व्हाट आर द एरियाज दैट यू रियली नीड टू वर्क अपॉन। तो जब मर्ज बढ़ जाता है तो फिर डॉक्टर उसकी सर्जरी करता है, डॉक्टर को फिर जो है ना वो छुरियां कांटे उठाने पड़ते हैं। सो आई वॉज हैविंग दोज नाइफ्स, मेरे जो अल्फाज थे वो शायद आपको छुरियों की तरह लग रहे होंगे, बट इफ यू विल टेक देम इन अ पॉजिटिव वे, अगर आप इस सारे क्रिटिसिज्म को पॉजिटिव वे में लेंगे, तो देन एंड ओनली देन यू विल बी एबल टू इम्प्रूव योरसेल्फ, ठीक है। तो कल की जो हमारी क्लास होगी उसमें हम लोग विल टॉक अबाउट, अच्छा कल की क्लास का मैं आपको बता दूं कि आई हैव टू गो एंड अटेंड अ मैरिज सेरेमनी। पिछले हफ्ते को मेरे ब्रदर इन लॉ का निकाह था, उस पर मैं नहीं गया, वो तो मैंने स्किप कर दिया, लेकिन कल वलीमा है, उस पे उसके लिए मुझे जाना पड़ेगा। तो मोस्ट प्रोबेबली जो कल की क्लास है वो हमारी नहीं होगी, वो फिर हम संडे वाले दिन स्केड्यूल करेंगे। लेकिन अगर मैं जल्दी आने में कामयाब हो गया, क्योंकि 12 बजे है, एंड आई विल ट्राई कि मैं आई हैव टू गो टू अटक, तो आई विल ट्राई कि मैं 8:30 तक जो है वो वापस पहुंच जाऊँ। तो अगर तो मैं आ गया वापस तो मैं क्लास लूंगा, और अगर मुझे वहां पे सबने रोक लिया कि यार इतने दिनों बाद आए हो, तो अभी शादी पे आए हो तो आप रह जाओ, तो अगर मुझे वहां रहना पड़ा तो देन फिर हमारी ये जो नेक्स्ट जो कल वाली क्लास है वो फिर हम संडे वाले दिन जो है वो उसको स्केड्यूल करेंगे, एंड देन विल फॉलो दिस स्केड्यूल एंड इंशाल्लाह विल कीप मूविंग ऑनवर्ड्स। सो टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। देखिए, सेंटेंस स्ट्रक्चर को इंप्रूव करने का बड़ा सिंपल सा तरीका है, बड़ा सिंपल सा तरीका है कि आप जो एक्स्ट्रा चीजें हैं ना उनको इंक्लूड ना करें। स्टार्ट में जब आप लिखते हैं, मिसाल के तौर पर आप लिख रहे हैं ड्रग्स के बारे में, आप लिखें, छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाएं कि ड्रग्स आर वेरी हार्मफुल फॉर द स्टूडेंट शुड नॉट टेक द ड्रग्स, पेरेंट्स शुड नॉट प्रेशराइज द स्टूडेंट्स, द टीचर शुड काउंसल द स्टूडेंट्स। इस तरह छोटे 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 सेंटेंसेस बनाएं। छोटे छोटे सेंटेंसेस से ना आपके क्या होता है कि जब आप हर चैप्टर के हवाले से, हर चैप्टर की आप समरी लिख रहे हैं, तो आप ये बना लें कि मैंने हर चैप्टर के हवाले से कम 15-15 सेंटेंसेस लिखने हैं, सिंपल सेंटेंसेस। तो उससे आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है वो क्या हो जाएगा, वो खुद ब खुद जो है वो ठीक हो जाएगा, ठीक है। अच्छा यस, समरी वाज गुड। So your answer to almost every question are short and lack in explanation. The summary lacks in proper opening. आपका topic sentence इसमें नहीं था। Topic sentence आपको देना चाहिए था कि this in this passage the writer wants to say this and that. बाकी otherwise it was good. So all the best. इंशाल्लाह हम लोग इसी तरह एक दूसरे पे मेहनत करेंगे और एक दूसरे को हम लोग सपोर्ट करते रहेंगे, तो इंशाल्लाह वी विल बी एबल टू स्कोर आवर डिजायर्ड ग्रेड्स, ठीक है। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अभी आई टेक शॉर्ट ब्रेक और फिर उसके बाद आई विल हैव टू टेक द क्लास विद द 12th ग्रेडर्स। और 12th वाले इतने निकम्मे हैं, 12th में से सिर्फ 3 बच्चों ने जो है वो अपना होम टास्क जो था वो सेंड किया था। अब 3 बच्चों पे मैं 3 पेपर्स के ऊपर मैं 1.5 घंटे की क्लास किस तरह लूंगा, लेकिन ये 12th वाले होते ही निकम्मे हैं। ओके, अल्लाह हाफिज, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।
आई विल सी यू टुमारो इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।